डिस्क्लेमर ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी वेब नॉवेल ऑडियो बुक पर। हम आगे सुनने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी, माई सीक्रेट पीस्ट शॉप सिस्टम। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 31 मरमेड सीजन एस्केप। जब लुओ चेन पिंजरे का अध्ययन कर रहा था, तभी शहर की दीवार के बाहर की लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया। अरे दरिंदे, तुम्हारी इतनी धृष्टता करने की हिम्मत कैसे हुई? ज्वार बुलाने वाली जलपरी के पीछे से एक बूढ़ी आवाज आई, जिसके साथ एक सफेद पंख भी था जो अंतरिक्ष को चीरने में सक्षम प्रतीत होता था। जैसे ही सफेद पंख ज्वार बुलाने वाली जलपरी की पीठ को भेदने वाला था, उसके पीछे पानी की एक पतली ढाल प्रकट हो गई, जिसने सफेद पंख को आगे बढ़ने से रोक दिया। ज्वार बुलाने वाली जलपरी ने पीछे मुड़कर अपने पीछे खड़े बिन बुलाए मेहमानों को देखा। उस विशाल सफेद पक्षी पर 3 लोग खड़े थे, एक बूढ़ा आदमी, एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक सुंदर दिखने वाली युवती। हालांकि किसी व्यक्ति की उम्र का अंदाजा उसकी शक्ल सूरत से लगाना सबसे अविश्वसनीय बात है। हो सकता है कि उनमें से सबसे कम उम्र की दिखने वाली महिला वास्तव में सबसे अधिक उम्र की हो। अभी अभी वह सफेद पंख उस विशालकाय पक्षी से निकला था जो तीनों आने वालों के पैरों के नीचे था। तीनों नवागंतुकों से निकलने वाली ऊर्जा को महसूस करते हुए ज्वार बुलाने वाली मत्स्यांगना का चेहरा भी कुछ हद तक गंभीर हो गया। ये क्या हमारे बच्चों को अगवा करना केवल तुम मनुष्यों के लिए ही जायज है? लेकिन मेरी मत्स्य जाति या जाति को तुम्हारे शहर पर हमला करने की अनुमति नहीं है। ज्वार को पुकारने वाली जलपरी ने अपने सामने बैठे तीनों बुजुर्गों की ओर देखा। उसकी बुलंद आवाज दूर दूर तक गूंज उठी। उनमें से दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, स्वाभाविक रूप से इसकी अनुमति है। हालांकि आप पहले ही शहर पर हमला कर चुके हैं और हम आ चुके हैं। अब आप पृथ्वी तारे पर ही रहेंगे। उसके बगल में बैठे एक अन्य अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने, जिसका स्वभाव अधिक उग्र था, कहा, बूढ़े हे, एक पशु स्वामी के साथ शब्दों का समय क्यों बर्बाद करें? चलो सीधे कार्रवाई करते हैं। फिर लोहे के कवच से ढका एक लाल अयाल वाला शेर उसके बगल में प्रकट हुआ, जो सामने खड़ी ज्वार बुलाने वाली जलपरी की ओर ऐसे दौड़ रहा था मानो हवा में समतल जमीन पर चल रहा हो। जैसे जैसे वह दौड़ता गया, उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता गया, और पल भर में ही उसका शरीर लगभग ज्वार बुलाने वाली जलपरी के आकार के बराबर हो गया। शेर ने जरा भी संकोच नहीं किया और सबसे आदिम आक्रमण विधि से ज्वार बुलाने वाली जलपरी पर झपट्टा मारा। आक्रमण विधि सरल थी, लेकिन किग्यांग शहर की दीवार पर स्थित पशु स्वामी की दृष्टि में इसकी शक्ति अथाह थी। ज्वार बुलाने वाली जलपरी का चेहरा गंभीर था। उसने अपने हाथ से एक समुद्री मकबरा त्रिशूल बनाया और उस भयंकर शेर से भिड़ गई जो उस पर झपटने के लिए तैयार था। विशालकाय पक्षी पर बैठी महिला ने पूरे किग्यांग शहर को घेरे हुए उदास बारिश को देखते हुए थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसने अपने हाथों को थोड़ा सा आगे की ओर जोड़कर रखा। उसके हाथों के ऊपर कोमल प्रकाश बिखेरता हुआ एक कमल प्रकट हुआ। कमल अपने आप स्थिर गति से घूम रहा था, जो स्पष्ट रूप से एक असाधारण दिव्य वस्तु थी। महिला के गुलाबी होंठ हल्के से खुले, मानो वह कुछ कह रही हो। उसके हाथ में मौजूद कमल धीरे धीरे हवा में उठा और फिर किग्यांग शहर के ऊपर आकर ठहर गया। फिर अचानक उसका शरीर तेजी से चमक उठा, मानो किग्यांग शहर के ऊपर आकाश में एक कृत्रिम छोटा सूर्य प्रकट हो गया हो। छोटे से सूर्य से निकलने वाली रोशनी ने काले बादलों के नीचे के अंधेरे को दूर कर दिया और बारिश भी धीरे धीरे कम हो गई। कवचधारी शेर से उलझी हुई ज्वार बुलाने वाली जलपरी ने आकाश में कमल को घृणा भरी नजरों से देखा और क्रोधित होकर उस पर हमला करने के लिए जल बवंडर को बुलाया। हालांकि कमल जल बवंडर के हमले से बिल्कुल भी नहीं डरा। उसकी एक पंखुड़ी बाह्य दल से अलग होकर इतनी बड़ी हो गई कि उसने जल बवंडर को घेर लिया और उसे तुरंत ही बिना किसी निशान के गायब कर दिया। बारिश थम गई और किग्यांग शहर में जमा पानी धीरे धीरे वाष्पित होने लगा। इससे प्रभावित होकर ज्वार बुलाने वाली जलपरी की आभा भी कमजोर पड़ने लगी। कवचधारी शेर को बुलाने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने होंठ चाटे और उत्साह से कहा, एक जलपरी, एक नई प्रजाति, पकड़ने और शोध करने के लिए एकदम सही। उसने अपने बगल में बैठे उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा, जो स्थिर खड़ा था, और उससे आग्रह किया, बूढ़े, तुम हरकत क्यों नहीं कर रहे हो?
अगर वह भाग निकला तो ये सब तुम्हारी गलती होगी, है ना? बूढ़े व्यक्ति, जिसे ओल्ड हे कहा जाता था, ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसके शरीर पर एक हरी रोशनी चमकी और एक विशाल पक्षी के सामने जैस्पर जैसे चीड़ का पेड़ तैरने लगा। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसके तने पर मौजूद चीड़ की सुइयां हजारों तेज तलवारों में बदल गईं, जो ज्वार बुलाने वाली जलपरी की ओर बढ़ने लगी, जो कवचधारी शेर से उलझी हुई थी। शुरू में बारिश धीरे धीरे कम होने के साथ ही ज्वार बुलाने वाली जलपरी कवचधारी शेर से निपटने के लिए संघर्ष कर रही थी। अब उसकी ओर तेजी से गिरती चीड़ की पत्तियों के कारण उसके पास उन्हें रोकने की कोई ऊर्जा नहीं बची थी। चीड़ की सुइयां ज्वार बुलाने वाली जलपरी के धर्म शरीर से होकर गुजरी। खून के छींटे पड़ने का कोई दृश्य नहीं था। इसके बजाय ज्वार बुलाने वाली जलपरी का विशाल धर्म शरीर धीरे धीरे विघटित होकर मृग तृष्णा की तरह गायब हो गया। धर्म शरीर के मध्य में लगभग 2 मीटर लंबी एक छाया हवा से नीचे गिरी। ये ज्वार बुलाने वाली जलपरी का वास्तविक रूप था। सिर्फ एक ही नहीं, ज्वार बुलाने वाली मत्स्यांगना के धर्म शरीर के चकनाचूर होने के बाद कीग्यांग शहर के अंतरिक्ष को सील करने वाला पशु स्वामी भी मैदान में प्रकट हुआ, लेकिन वह एक विशाल जलमंडल के बीच में सुरक्षित था। उस आकृति ने ज्वार बुलाने वाली जलपरी को आकाश से गिरते हुए देखा और जमीन पर गिरने से पहले ही उसके शरीर को झट से पकड़ लिया। एक और है। अधेड़ उम्र का आदमी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। भला किसे एक खरीदने पर एक मुफ्त वाला ऑफर पसंद नहीं आएगा। हालांकि जलमंडल में रहने वाली जलपरी, जो ज्वार बुलाने वाली जलपरी जैसी दिखती थी, ने उस बलवान पुरुष को केवल घृणा भरी नजर से देखा। उसने आंसू के आकार का एक लटकन अपने सीने से कसकर पकड़ रखा था और साथ ही एक प्राचीन मंत्र का जाप कर रही थी। उन दोनों के पीछे एक गहरे नीले रंग का प्रकाश द्वार खुल गया। जल के गोले में मौजूद आकृति ने जरा भी संकोच नहीं किया और ज्वार बुलाती जलपरी को बाहों में लिए सीधे प्रकाश द्वार के भीतर प्रवेश कर गई। फिर प्रकाश का दरवाजा सीधे बंद हो गया, जिससे कवचधारी शेर, जो उन्हें रोकना चाहता था, एक बंद दरवाजे के साथ अकेला रह गया। उस बलवान व्यक्ति ने यहाँ तक कह दिया, धिक्कार है, अंतरिक्ष प्रकार की क्षमताएं बहुत ही अनुचित हैं, है ना? फिर उसने अपनी निगाहें 2 किलोमीटर दूर स्थित हानहाई गुप्त क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रकाश द्वार पर टिका दी और अपने बगल में खड़े 2 लोगों को सुझाव दिया। क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए? शांत महिला बोली, नहीं। अभी जब अंतरिक्ष का द्वार खुला, तो मेरे बीस्ट मास्टर ने अंदर कई वाइल्ड रैंक की आभाओं को महसूस किया। जल्दबाजी में अंदर जाने से हम जार में कछुओं की तरह फंस सकते हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर शर्मिंदगी झलक रही थी। उसने महिला की बातों पर कोई सवाल नहीं उठाया। वे अभी ज्वार बुलाने वाली जलपरी को इसलिए काबू कर पाई क्योंकि उन्हें भौगोलिक स्थिति का लाभ मिला हुआ था और पृथ्वी तारा गैर स्थानीय जंगली जीवों को दबा देता है। अन्यथा वे इतनी आसानी से जीत नहीं पाते। पहले गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार को सील कर दो। शहर के लोगों के आने और गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार को लियुयुन शहर में स्थानांतरित करने का इंतजार करो, बूढ़े व्यक्ति ने अपने देवदार के पेड़ को याद करते हुए कहा। सहमत हैं? बलवान पुरुष और सौम्य महिला ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ ही शब्दों में उन तीनों ने इस स्थान के नगर स्वामी की राय पर विचार किए बिना हानहाई गुप्त क्षेत्र का भाग्य तय कर दिया था। शक्तिशाली होने का यही लाभ था। काले बादल पूरी तरह छंट गए और आकाश में 2 सूर्य प्रकट हुए, मूल सूर्य और कमल के फूल से बना सूर्य। महिला ने उसे वापस नहीं लिया, बल्कि वह प्रकाश उत्सर्जित करती रही, जिससे जमीन पर जमा पानी वाष्पित होता रहा और शहर के निवासियों को भी कुछ लाभ मिला। वास्तव में कमल से निकलने वाले प्रकाश की रोशनी में शहर के निवासियों ने महसूस किया कि उनकी शारीरिक शक्ति लगातार पुनः भर रही है और उनके शरीर में व्याप्त शीत आभा भी दूर हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि इस कमल से निकलने वाले प्रकाश में कुछ उपचारात्मक गुण थे। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, तीनों परिवारों के बचे हुए सदस्य तुरंत उत्साहपूर्वक तीनों के सामने आ गए। कुछ ने अपने परिवार के मुखियाओं को प्रणाम किया, जबकि अन्य ने बुजुर्गों, कुल के चाचाओं और अन्य लोगों का अभिवादन किया। युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन कीग्यांग शहर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। शहर के अंदर और बाहर अभी भी कई समुद्री जीव मौजूद थे, जिन्हें नष्ट करना बाकी था। फैंग कीग्यांग ने तीनों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद तुरंत नगर रक्षक दल और कानून प्रवर्तन टीम को युद्ध के बाद की स्थिति को सुधारने का निर्देश दिया। हालांकि सबसे बड़ा खतरा टल गया था।
पानी उतरने के बाद बचे हुए समुद्री जीव अब कोई हलचल नहीं मचा सकते थे। किंग्यांग शहर के लिए इससे कम से कम नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो गई। चेन्यांग पेटस्टो, लुओ चेन ने आकाश में दो सूर्यों को देखा और अचानक उसे एहसास हुआ कि समुद्री राक्षस का ये हमला समाप्त हो गया है। ठीक समय पर किंग्यांग शहर से एक उत्साहित प्रसारण आवाज सुनाई दी। खुशखबरी, समुद्री राक्षसों का ये हमला समाप्त हो गया है। सभी निवासी कृपया धैर्यपूर्वक अपने स्थानों पर प्रतीक्षा करें। राक्षसों के स्वामी शहर में छिपे हुए समुद्री राक्षसों और जमा हुए पानी को साफ करना शुरू कर चुके हैं। हमें विश्वास है कि जल्द ही सभी लोग अपने घर लौट सकेंगे। जैसा कि प्रसारण में कहा गया था, कुछ ही समय में कई बीस्ट मास्टर उस केंद्रीय सड़क पर दिखाई दिए जहां चेन्यांग पेटस्टो स्थित था। उन्होंने अपने अपने दैत्यों को बुलाया। उनके दैत्यों के कौशल के माध्यम से पानी या तो उनके शरीर पर मौजूद शल्कों में समाहित हो गया या विशाल जल गोलों में संघनित हो गया, जिन्हें फिर एक उड़ते हुए पक्षी द्वारा शहर से बाहर ले जाया गया। बहरहाल इन मशीनों की कार्यक्षमता काफी अधिक थी। पानी का स्तर स्पष्ट गति से घट रहा था और अनुमान था कि जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। लुओ चेन ने कुछ देर तक देखा और फिर दुकान के अंदर चली गई। अब उन दोनों को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि उनके माता पिता सुरक्षित हैं या नहीं, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि वे दोनों कैसे हैं। अपना ध्यान भटकाने के लिए लुओ चेन ने अपना ध्यान उन 6 अजीब मछलियों पर केंद्रित किया जिन्हें कलरफुल साउंड स्पिरिट फिंच ने पकड़ा था। उसने सबसे पहले सत्य की आंख का उपयोग करके उस विचित्र मछली को देखा जिसके किनारों और पीठ पर हड्डी के कांटे थे, और वह उससे कुछ जानकारी प्राप्त करने में सफल रहा। जाति, कोल्डबोन फिश रैंक, स्पिरिट बीस्ट 2 स्टार प्रकार, जल प्रकार स्थिति, घायल क्षमता, सामान्य कौशल 1। कोल्डबोन पीला स्तर, कोल्डबोन मछली अपने शरीर के विभिन्न भागों से ठंडी हड्डियां उगाती है। ये ठंडी हड्डियां अविश्वसनीय रूप से कठोर होती हैं, जिससे वे इनसे हमला कर सकती हैं। ये ठंडी हड्डियां उन्हें पानी के भीतर रहने वाले शिकारियों के लिए सबसे कम पसंदीदा भोजन भी बनाती हैं। 2। बोन्स पर पीला स्तर, कोल्डबोन मछली अपने शरीर से ठंडी हड्डियों को फेंकती है, जिससे लक्ष्य को नुकसान पहुंचता है। 3। वाटर शील्ड पीला स्तर, कोल्डबोन मछली अपने शरीर के चारों ओर पानी के तत्वों को संघनित करके एक ढाल बनाती है। इसकी जानकारी पढ़ने के बाद लुओ चेन थोड़ा निराश हुआ। समुद्र में ही जीवित रह सकने वाले जीव अंतर्देशीय जीव जंतुओं के बीच पहले से ही अलोकप्रिय थे, और कोल्डबोन फिश के कौशल भी औसत दर्जे के थे। यहाँ तक कि एक आध्यात्मिक जीव के रूप में भी इसे बेचना शायद मुश्किल होगा। लुओ चेन ने रंगीन ध्वनि आत्मा चिड़िया द्वारा पकड़ी गई 6 अजीब मछलियों पर एक नजर डाली। हे भगवान, उनमें से 3 तो कोल्डबोन मछली थीं। वह इन्हें कुछ समय के लिए पालेगा। अगर कोई इन्हें नहीं लेना चाहेगा, तो रंगीन ध्वनि आत्मा चिड़िया के भोजन के रूप में इनका उपयोग करना बुरा नहीं होगा। वह एक अन्य प्रकार के समुद्री जीव को देखता रहा। ये जीव कुछ हद तक मंटा रे जैसा दिखता था, जिसे लुचेन ने अपने पिछले जीवन में एक एक्वेरियम में देखा था, जिसका शरीर कंबल की तरह चपटा था। जाति, ग्रीन रे, रंग, स्पिरिट बीस्ट 1 स्टार, प्रकार, जल प्रकार, प्रकाश प्रकार स्थिति, मामूली चोट, भ्रमित योग्यता, उत्कृष्ट कौशल 1। प्रकाश छिपाव पीला स्तर, हरी किरण प्रकाश के मार्ग को अपवर्तित करके अन्य प्राणियों की दृष्टि से ओझल हो जाती है। 2। तीव्र तैराकी पीला स्तर, हरी किरण अपनी तैराकी अवस्था को तीव्र तैराकी में बदल देती है, जिससे उसकी गति में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। 3। तारा चमक पीला स्तर, हरी किरण अपने चारों ओर चमकीला प्रकाश उत्सर्जित करती है। जो लोग सीधे इसकी ओर देखते हैं, उनकी दृष्टि को नुकसान पहुंचता है, और जो लोग इसके पास आते हैं, वे चमक के उच्च तापमान से प्रभावित होते हैं। 4। प्रकाश ऊर्जा किरण गहन स्तर, हरी किरण आवेशित होती है और फिर अपने मुख से एक प्रकाश ऊर्जा किरण निकालती है जो अत्यधिक क्षति पहुंचाती है। ग्रीन रे के परिचय को देखकर लुओ चेन को देर से एहसास हुआ कि यह जानवर वास्तव में काफी अच्छा था, और इसकी योग्यता भी उत्कृष्ट थी। रंगीन ध्वनि आत्मा फिंच ने कुल 2 हरी किरणें पकड़ी थीं। दूसरी किरण का पैनल अपेक्षाकृत साधारण था, उसकी योग्यता सामान्य थी, और उसमें प्रकाश ऊर्जा किरण कौशल नहीं था। हालांकि नस्ल एक ही थी, फिर भी व्यक्तिगत अंतर कभी कभी काफी महत्वपूर्ण हो सकते थे। लुओ चेन ने अपना ध्यान अंतिम समुद्री जीव पर केंद्रित किया, इस उम्मीद में कि यह उसे ग्रीन रे की तरह कुछ आश्चर्यजनक परिणाम दे सके। जाति, लोहे के दांत वाली मछली, रैंक, स्पिरिट बीस्ट 5 सितारा प्रकार, जल प्रकार,
धातु प्रकार स्थिति, मामूली चोट, क्रोधित, योग्यता, सामान्य, कौशल। 1 लोहे के दांत पीला स्तर, लोहे के दांत वाली मछली समुद्र तल से खनिज खाकर धातु तत्वों को अवशोषित करती है, जिससे उसके दांत कठोर हो जाते हैं। 2 विशाल शक्ति, पीला स्तर, लोहे के दांत वाली मछली में भयानक काटने की शक्ति होती है, जो धातु को भी आसानी से कुचल सकती है। 3 लोहे का कवच, पीला स्तर, लोहे के दांत वाली मछली द्वारा अवशोषित धातु तत्वों का एक हिस्सा उसकी सतह पर मौजूद शल्कों से चिपक जाता है, जिससे लोहे का कवच बनता है जो लोहे के दांत वाली मछली की रक्षा करता है। लुओ चेन ने चुपचाप आह भरी। अगर लोहे के दांतों और लोहे की चमड़ी वाली यह मछली बिक नहीं पाती, तो शायद खाने के रूप में भी लोकप्रिय नहीं होती। कुल मिलाकर 6 समुद्री जीव थे, 3 कोल्डबोन मछली, 2 ग्रीन रे और 1 आयरन टूथड मछली। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो सबसे अधिक बिकने की संभावना उत्कृष्ट योग्यता वाले ग्रीन रे की थी। लुओ चेन के अनुसार अन्य 5 जीवों के बिकने की संभावना बहुत कम थी। कार्य 1 एक स्पिरिट रैंक बीस्ट बेचें। इनाम 100 अंक, 5 ऊर्जा पत्थर। कार्य 2 एक जानवर को सफलतापूर्वक विकसित करें। पुरस्कार 150 अंक, एक प्रोफाउंड टियर स्किल क्रिस्टल। कार्य 3 अच्छी योग्यता वाले 20 जानवरों को बेचें। पुरस्कार 50 अंक, स्टोर में बिक्री के लिए नए आइटम। समुद्री जीवों के तीनों प्रकारों की जानकारी की जांच करने के बाद सिस्टम ने अंततः नए कार्य जारी किए। लुओ चेन ने आश्चर्य से अपने मन में मौजूद सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या तुम जीवित हो? प्रणाली, मेजबान, कृपया ध्यान दें कि यह प्रणाली एक जीवित जीव नहीं है, ये जीवित या मृत रूप में मौजूद नहीं है। ठीक है, लेकिन इस बार टास्क रिलीज के बीच इतना लंबा अंतराल क्यों था? लुओ चेन थोड़ा उत्सुक था। स्टोर के अपग्रेड में बहुत अधिक ऊर्जा की खपत हुई, और इस सिस्टम का भी अपग्रेड किया गया, जिसमें कुछ समय लगा। लुओ चेन को नहीं पता था कि सिस्टम की व्याख्या सही है या गलत, लेकिन फिलहाल उसके पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पहला काम एक जीव को बेचना था। दुकान में फिलहाल 6 आत्मा जीव मौजूद थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि कोई उन्हें खरीदेगा या नहीं। वह उनमें से एक को अपने परिवार को भी बेच सकता था। हालांकि यह तरीका थोड़ा चालाकी भरा था, लेकिन चूंकि सिस्टम ने इसे मना नहीं किया था, इसलिए इसे जायज माना गया। कार्य पूरा करने में कोई शर्म की बात नहीं थी। दूसरे कार्य, यानी एक जानवर को विकसित करने के लिए, लुओ चेन के पास पहले से ही एक योजना थी। लुओ यांग द्वारा पाला जा रहा सुगंधित खरगोश पहले ही भयंकर जानवर 6 स्टार स्तर पर पहुंच चुका था और विकास का प्रयास कर सकता था। लेकिन तीसरे काम ने उसे सिरदर्द दे दिया। दुकान में कुल मिलाकर 20 जानवर भी बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं थे। अच्छे कौशल या उससे अधिक क्षमता वाले जानवरों की तो बात ही छोड़िए। ये कार्य केवल धीरे धीरे ही किया जा सकता था। पहली मंजिल के प्रवेश द्वार पर 2 आकृतियां प्रकट हुई, जिससे लुओ चेन के विचारों में खलल पड़ा और साथ ही पिंजरों का निरीक्षण कर रहे लुओ यांग का ध्यान भी आकर्षित हुआ। माँ और पिताजी, लू यांग ने आश्चर्य से कहा। ये लू युहिंग और सू मुकिंग थे, जो शहर की रक्षा की लड़ाई में भाग लेकर लौटे थे। अब उन दोनों को सुरक्षित लौटते देख लुओ चेन ने भी राहत की सांस ली। इतना ही नहीं, उन्होंने लुओ युहिंग की आभा में उसके जाने से पहले की तुलना में एक महत्वपूर्ण अंतर भी देखा। संभवतः इस लड़ाई में वह राजा रैंक बीस्ट मास्टर के पद तक सफलतापूर्वक पहुंच गया, और लुओ यांग ने भी स्वाभाविक रूप से इस बात पर ध्यान दिया। पिताजी, आपके जानवरों में से कौन सा जानवर आगे बढ़ा? लुओ युहिंग ने हल्की सी मुस्कान दी, और उसके बगल में एक बड़ी बिल्ली प्रकट हुई, जो 1 मीटर से अधिक ऊंची थी और वहीं बैठी हुई थी। बिल्ली पूरी तरह सफेद थी, उसके बाल घने और मुलायम थे, जो इंसानी सौंदर्यबोध के बिल्कुल अनुरूप थे। लू चेन उसे ऐसे देख रहा था मानो वह भविष्य में आए लिटिल फुटबॉल की बड़ी हो चुकी शक्ल देख रहा हो। ये लुओ युहिंग का जानवर प्रकाश आत्मा बिल्ली था, लेकिन अब इसे प्रकाश आत्मा बिल्ली राजा कहा जाना चाहिए। जब नन्हे फुटबॉल ने प्रकाश आत्मा बिल्ली राजा को प्रकट होते देखा, शायद किसी परिचित गंध को सूंघते हुए, वह सावधानी से उसके पास पहुंचा, उसके चारों ओर दबे पांव घूमता रहा और धीरे से सूंघता रहा। हालांकि लाइट स्पिरिट कैट किंग ने स्नेहपूर्ण भाव से अपनी मुलायम, चौड़ी पूंछ को लिटिल फुटबॉल के शरीर पर धीरे से फेरा। लुओ चेन ने लाइट स्पिरिट कैट किंग की विस्तृत जानकारी की जांच करने के लिए आई ऑफ ट्रुथ का इस्तेमाल किया, लेकिन पाया कि वह कुछ भी नहीं देख सका। सूचना जुटाने की यह असफल कोशिश लुओ चेन के लिए एक बात की पुष्टि कर गई,
वो फिलहाल केवल भयंकर पशु और आत्मा श्रेणी के पशुओं की ही जानकारी जुटा सकता था। रैंक एस। लुओ चेन ने नन्हे फरबॉल को देखा, जो प्रकाश आत्मा बिल्ली राजा की पूंछ से खुशी खुशी खेल रहा था। ये नन्हा जीव इतनी बेफिक्री से नहीं खेल सकता था। उसका जानवर होने के नाते वह इस तरह यूं ही लेटा कैसे रह सकता था। अपने भोले भाले चेहरे के साथ नन्हे फरबॉल को अभी तक ये पता नहीं था कि उसके जानवर मालिक ने उससे कड़ी मेहनत करवाने का फैसला कर लिया है। परिवार के 4 सदस्य पहली मंजिल पर मेहमानों के लिए रखी गई मेजों और कुर्सियों पर बैठ गए। चून की लड़ाई अभी अभी समाप्त हुई थी, इसलिए कोई ग्राहक नहीं था और इस समय दुकान में सन्नाटा पसरा हुआ था। पिताजी, बाहर लड़ाई कैसी रही? बैठते ही लुओ यांग ने बेसब्री से पूछा। लुओ युहिंग ने कुछ देर सोच समझकर अपने शब्दों को संजोया, फिर भारी स्वर में कहा, ये बहुत क्रूर था। कई स्पिरिट रैंक के बीस्ट मास्टर मारे गए और कई किंग रैंक वालों ने भी खुद को बलिदान कर दिया। उस जलपरी ने शहर की दीवारों को तोड़ दिया था। अगर लियोयुन शहर से समय पर मदद न आती, तो किंगयांग शहर शायद अभी भी समुद्री राक्षसों के घेरे में होता। उस ज्वार बुलाने वाली जलपरी ने घेराबंदी के बीच में ही अचानक हमला करना क्यों बंद कर दिया? यह एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में लुओ चेन हमेशा से उत्सुक रहता था। तर्कसंगत रूप से, ज्वार बुलाने वाली जलपरी शहर की दीवारों को तोड़ चुकी थी, और एक निर्जन प्राणी के रूप में उसकी ताकत के कारण किंगयांग शहर में कोई भी उसके हमले को रोक नहीं सकता था। यदि इसने अपनी पूरी ताकत से विनाश किया होता, तो किंगयांग शहर शायद अब तक एक वीरान शहर बन चुका होता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय इसने निम्न श्रेणी के समुद्री राक्षसों को दरार के रास्ते हमला करने दिया। लुओ युहिंग ने लुओ चेन का सवाल सुनकर हंसते हुए उसे समझाया, ये स्वर्ग और पृथ्वी के दमन के कारण है। स्वर्ग और पृथ्वी का दमन? हाँ, ये गुप्त क्षेत्र के जीव पृथ्वी तारा में स्वतंत्र रूप से प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वर्तमान पृथ्वी तारा ऐसे शक्तिशाली विदेशी जीवों को प्रकट होने की अनुमति नहीं देता है। वर्तमान में पृथ्वी तारामंडल में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त पशुओं के रैंक की ऊपरी सीमा राजा पशु है। हालांकि कुछ निर्जन पशु एक निश्चित कीमत चुकाकर अस्थायी रूप से पृथ्वी तारामंडल में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन जब वे निर्धारित सीमा से अधिक बार कौशल का प्रयोग करते हैं, तब भी उन्हें पृथ्वी तारा के नियमों द्वारा पीछे धकेल दिया जाएगा। इसलिए ज्वार बुलाने वाली मत्स्यांगना ने कुछ कौशलों का प्रयोग करने के बाद केवल बारिश को बनाए रखा ताकि उन समुद्री जीवों के लिए उपयुक्त वातावरण बन सके। तो फिर यह कहा जा सकता है कि ज्वार बुलाने वाली मत्स्यांगना अपने रिश्तेदारों के लिए पृथ्वी तारे में प्रवेश कर गई थी, लेकिन अन्य गुप्त लोकों के जानवर भी पृथ्वी तारे में प्रवेश करके क्षेत्र पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं? एक सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन और भी सवाल उठ खड़े हुए। एक और वैज्ञानिक अनुमान यह है कि पृथ्वी तारा का पुनरुद्धार हो रहा है। इस पुनरुद्धार प्रक्रिया के दौरान विभिन्न अवसर उत्पन्न होंगे, जिससे गुप्त लोकों में रहने वाले जीव नस्लीय सीमाओं को तोड़ सकेंगे, अपनी वंश परंपरा को विकसित कर सकेंगे और उच्चतर शिखरों तक पहुंच सकेंगे। इसलिए ये निम्न श्रेणी के जीव पृथ्वी तारे पर अग्रिम पंक्ति के रूप में उतरे ताकि अपने पीछे आने वाले बड़े अधिकारियों के लिए अच्छे क्षेत्रों पर कब्जा कर सकें और उन्हें बसने के लिए एक जगह मिल सके। इस प्रक्रिया में वे स्वाभाविक रूप से मनुष्यों के विपरीत दिशा में चले गए, जिन्होंने सबसे बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था। हालांकि मनुष्य मूल रूप से जानवरों पर शासन करने के लिए बने थे, इसलिए उनके बीच पहले से ही शत्रुतापूर्ण संबंध था। लुओ चेन ने पहले सोचा था कि वह एक पशु स्वामी की दुनिया में आ गया है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुद्धार की दुनिया में आ गया है, लेकिन संयोग से मनुष्यों के पास जानवरों को नियंत्रित करने की क्षमता है। राजधानी से मिली खबरों के अनुसार अगला अर्थ स्टार अपग्रेड संभवतः जल्द ही आने वाला है, और यह अब तक का सबसे तीव्र अपग्रेड हो सकता है। लुओ युहिंग ने दोनों भाइयों को ये खबर बताई, जिसके बारे में उसे पता नहीं था कि उसे यह खबर कहां से मिली, ताकि वे तैयार रहें। आह, लुओ यांग ने भी आश्चर्य से कहा, स्पष्ट रूप से यह विषय किताबों में नहीं मिलता, या शायद विश्वविद्यालय में इन विषयों पर केवल सरसरी तौर पर चर्चा की जाती होगी। ठीक है, तुम दोनों दुकान का अच्छे से ख्याल रखना। मैं अपने शोध कार्य में वापस जा रहा हूँ, और ब्राइट मून ब्रीडर परीक्षा को जल्द से जल्द पास करने का प्रयास करूंगा। जब से लुओ युहिंग को पता चला कि लुओ चेन के आत्मा प्रस्थान प्रमाण पत्र का उपचार हो गया है, तब से उसने अपना पूरा ध्यान ब्रीडर अनुसंधान में लगा दिया है। हालात सामान्य होते ही वह तुरंत अपने शोध कार्य में वापस लौट गया।
लुओ चेन के अनुसार स्टेलर ब्रीडर बनने के लिए मूल्यांकन के दौरान 3 9 सितारा किंग बीस्ट को स्पिरिट बीस्ट में सफलतापूर्वक विकसित करना आवश्यक है। ब्राइट मून ब्रीडर का मूल्यांकन अपेक्षाकृत अधिक कठिन है। इसके लिए ब्रीडर को फेयर्स बीस्ट्स को स्पिरिट बीस्ट्स में विकसित करने के कम से कम 5 विकास पथों और स्पिरिट बीस्ट को किंग बीस्ट में विकसित करने के 1 विकास पथ में महारत हासिल करनी होती है। बेशक यह मूल्यांकन ज्ञान की परीक्षा नहीं होगी, बल्कि इसके लिए प्रजनक को वास्तव में उस जानवर को उस स्तर तक विकसित करने की आवश्यकता होगी। उसने सुना था कि ऐसे परीक्षण वास्तविक दुनिया में नहीं होंगे, बल्कि एक आभासी दुनिया में अनुकरण किए जाएंगे, इसलिए जानवरों और सामग्रियों की कमी के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके माध्यम से लुओ चेन को याद आया कि वह अभी भी एक प्रशिक्षु पशुपालक है, जिससे वह थोड़ा निराश हो गया। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पहले सिस्टम के मिशन को पूरा किया जाए। बाहर सड़कों की सफाई होते देख लुओ चेन ने तुरंत सामान खरीदने की इच्छा को दबा लिया। उसने सोचा, कल तक तो शहर पूरी तरह साफ हो जाना चाहिए। अगर वह आज गया तो शायद दुकानें भी न खुली हों। जैसा कि उम्मीद थी, उस दिन कोई ग्राहक नहीं आया। लुओ चेन ने दुकान जल्दी बंद कर दी और अपने माता पिता और भाई को घर ले गया। अगले दिन लुओ चेन ने दुकान की देखभाल का जिम्मा अपनी मां सू मुकिंग को सौंप दिया और उत्साह से लुओ यांग के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिल्डिंग की ऊंचाई लुओ चेन द्वारा अपने पिछले जीवन में देखी गई 100 मंजिला इमारतों की तुलना में नगण्य थी। बाहर से देखने पर यह केवल 1 दर्जन मंजिल ऊंची ही प्रतीत होती थी। हालांकि ये पहले से ही किंग्यांग शहर की सबसे ऊंची इमारत थी, लेकिन जंगली जानवरों और शहर की सुरक्षात्मक ऊर्जा झिल्ली के कारण शहर के भीतर इमारतों को बहुत ऊंचा नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन उसने सुना था कि मध्य शहर और ऊपरी शहर में कई विशाल इमारतें हैं, जिन्हें लुओ चेन ने कभी नहीं देखा था। वाणिज्य मंडल भवन के निचले तल पर लुओ चेन और लुओ यांग अपनी मां द्वारा दिए गए स्वर्ण कार्ड को पकड़े हुए किंग्यांग शहर के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र में चले गए। पहली मंजिल एक विशाल हॉल था, जो दूर दूर तक फैला हुआ था, जिसमें कई दुकानें थीं जो ज्यादातर आम लोगों की दैनिक जरूरत की चीजें बेचती थीं। इमारत के अंदर बहुत कम लोग नहीं थे, जिससे ये संकेत मिलता है कि घेराबंदी के संकट से यह स्थान सबसे कम प्रभावित हुआ था। लुओ चेन का नीचे घूमने का कोई इरादा नहीं था। उसने लुओ यांग को सीधे वीआईपी लिफ्ट में खींचा, कार्ड स्वाइप किया और छठी मंजिल की ओर चल पड़ा। डिंग, लिफ्ट के दरवाजे खुले और सबसे पहले उन दोनों का स्वागत एक मधुर स्वागत है से हुआ। एक खूबसूरत दिखने वाली महिला पेशेवर वर्दी पहने लिफ्ट के बाहर खड़ी थी और उसने लुओ चेन और लुओ यांग को अंदर आने का इशारा किया। पहले तो लुओ चेन को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला और लिफ्ट से बाहर निकल गया। आप दोनों को क्या चाहिए? कई सामग्रियां, क्लियर हॉट फ्लावर, अंजीर, ऑटम मून वाइन, गोल्ड सैंडस्टोन और बर्फीला जैड। लुओ चेन ने कई सामग्रियों के नाम गिनाए। ठीक है, कृपया मेरे पीछे आइए। लुओ चेन द्वारा कई अपेक्षाकृत कीमती सामग्रियों की सूची बताते हुए सुनकर गाइड के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और वह उन दोनों के लिए आगे आगे चलने लगी। लिफ्ट वाले गलियारे से बाहर निकलते ही वे सबसे पहले एक और विशाल गलियारे में दाखिल हुए। गलियारे के बीचों बीच गहरे लोहे से बनी एक विशाल चट्टान खड़ी थी, जिस पर 3 बड़े अक्षरों में किंग्युन मंडप खुदा हुआ था। उस विशाल चट्टान के पीछे 6 प्रवेश द्वार गोलाकार रूप से वितरित थे। मटीरियल हॉल, स्पिरिट और हॉल, बीस्ट हॉल 1, बीस्ट हॉल 2, कल्टीवेशन हॉल और पोषण हॉल। लियांग कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आने वाला उद्योग किंग्युन पवेलियन और किंग्युन रेयर आइटम ऑक्शन को सामूहिक रूप से लियांग कॉर्पोरेशन के प्रमुख उद्योगों के रूप में जाना जाता है। किंग्युन पवेलियन में किंग्यांग शहर में जानवरों से संबंधित वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता पाई जाती थी। अगर उन्हें वो वस्तु वहां नहीं मिलती थी, तो उसे कहीं और ढूंढना लगभग असंभव था। स्वागत करने वाली महिला उन दोनों को बाईं ओर स्थित भौतिक कक्ष में ले गई। बाहर से देखने पर यह साधारण सा लगता था, लेकिन अंदर से यह अपने आप में एक अलग ही दुनिया थी। अंदर के स्थान को किसी जानवर के कौशल का उपयोग करके विस्तारित किया गया होगा, जिससे यह असाधारण रूप से विशाल हो गया होगा और आसपास की पृष्ठभूमि की दीवारों पर कई गुप्त डिब्बे बने होंगे। लुओ चेन को याद आया कि यह पहले देखी गई पारंपरिक चीनी दवा की दुकानों के समान थी, लेकिन यहाँ इसमें जानवरों से संबंधित सामग्री थी और सभी डिब्बे ऊर्जा की एक विशेष परत से ढके हुए थे। अंदर से वस्तुओं को निकालने के लिए संभवतः एक विशेष विधि की आवश्यकता होगी।
स्वागत करने वाली महिला उन दोनों को प्रवेश कक्ष में काउंटर तक ले गई। मास्टर ली, इन दोनों मेहमानों को कुछ सामान खरीदना है। स्वागत करने वाली महिला के शब्दों को सुनकर चश्मा पहने और किताब पढ़ रहे मास्टर ली ने अपनी किताब नीचे रख दी और धीरे से पूछा, आप दोनों को किन सामग्रियों की आवश्यकता है? लुओ चेन ने अपनी जरूरत की सामग्री दोहराई। मास्टर ली ने समझदारी से सिर हिलाया। आपको इनमें से प्रत्येक की कितनी मात्रा चाहिए? 3 क्लियर हॉट फ्लावर्स, 2 अंजीर, 3 10 साल पुरानी ऑटम मून वाइन और 3 किलो गोल्ड सैंडस्टोन और बर्फीले जेड पत्थर पर्याप्त होंगे। लुओ चेन का अनुरोध सुनकर मास्टर ली मुस्कुराए और अपने कंधे पर बैठी एक छोटी पन्ना हरे रंग की चिड़िया को सहलाया। फिर चिड़िया डिब्बों के बीच ऊपर नीचे उड़ने लगी। कुछ ही क्षणों में वह अपने पीछे तैरती हुई उन 4 वस्तुओं के साथ लौट आया जिनकी लुओ चेन को आवश्यकता थी। आप दोनों सामग्री की गुणवत्ता की जांच कर सकते हैं। अगर कोई समस्या हो तो बेझिझक बोलें। किंग्यून पवेलियन की वस्तुएं काफी भरोसेमंद थीं, यहाँ तक कि लुओ चेन जैसे बाहरी व्यक्ति को भी लगा कि ये सामग्रियां उत्कृष्ट गुणवत्ता की हैं। कितने पैसे? लुओ चेन ने अपना गोल्ड कार्ड मास्टर ली को सौंप दिया। मास्टर ली ने हंसते हुए कहा, कुल मिलाकर 4,50,000 स्पिरिट कॉइन। लुओ चेन को दिल में थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन शुक्र है कि वह गोल्ड कार्ड से पैसे खर्च कर रहा था, इसलिए कुल मिलाकर उसने कोई पैसा खर्च नहीं किया। लुओ चेन ने तुरंत अपनी परेशानी भुला दी। मास्टर ली ने 5 सामग्रियों को पैक किया और लुओ यांग ने उन्हें लेकर अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में रख दिया। कोई और जरूरत न होने के कारण दोनों घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने हॉल में एक परिचित को देखा। मैनेजर वेई यानशेंग ने अपना शरीर झुकाया और देखा कि एक सुंदर युवक उसका नाम पुकार रहा है। फिर तुरंत आश्चर्य से 2 या 3 कदम आगे बढ़ा। छोटे मालिक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ सामान खरीद रहा हूँ। मैनेजर वेई, आपका सुगंधित खरगोश पहले ही 6 सितारा भयंकर जानवर के स्तर तक पहुँच चुका है। आपके पास इसे लेने का समय कब होगा? कल जिस सुगंधित खरगोश पर वह सवार हुआ था, वह पहले ही फेयर्स बीस्ट 6 स्टार की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर चुका था, लेकिन कल समुद्री जीवों के हमले और दुकान के अपग्रेड के कारण वह इसे भूल गया था। वेई यानशिंग को देखकर उसे याद आ गया। वेई यानशिंग लुओ चेन की बातें सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने सचमुच यह उम्मीद नहीं की थी कि लुओ चेन कुछ ही दिनों में उस सुगंधित खरगोश को इतनी कुशलता से साधना में लगा देगा। ये तो आश्चर्यजनक है। हालांकि मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत व्यस्त रहा हूँ। कृपया उस सुगंधित खरगोश को कुछ और दिनों के लिए छोटे मालिक के साथ रहने की अनुमति दें। लुओ चेन हिचकिचाते हुए बोला और सिर हिलाकर बोला, ठीक है, लेकिन आगे के दिनों के लिए एक नया दैनिक शुल्क लगेगा। लुओ चेन की बातें सुनकर वे यानशिंग थोड़ा चिढ़ गया और बोला, ठीक है, मैं जानवर को लेने आते समय भुगतान कर दूंगा। लेकिन छोटे बॉस, क्या आप किंग्यून दुर्लभ वस्तु नीलामी में रुचि रखते हैं? किंग्यून रेयर आइटम ऑक्शन। लुओ चेन ने बुदबुदाते हुए कहा, मैनेजर वेई, आपका क्या मतलब है? किंग्यून दुर्लभ वस्तु नीलामी, जो मूल रूप से महीने के अंत में होने वाली थी, अब से 5 दिन पहले आयोजित की जाएगी। इतना ही नहीं, यह अब तक की सबसे भव्य किंग्यून दुर्लभ वस्तु नीलामी होगी, जिसमें हमारी कई सबसे अनमोल वस्तुएं प्रदर्शित की जाएंगी। अगर लिटिल बॉस को इसमें रुचि है, तो मेरे पास अभी भी निमंत्रण कार्ड मौजूद हैं। लुओ चेन ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन लुओ यांग पहले से ही उसके पीछे से उसकी आस्तीन को जोर जोर से खींच रहा था। लुओ चेन ने बेबसी से मुस्कुरा दिया। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद, मैनेजर वेई। एक निमंत्रण कार्ड से कितने लोग आ सकते हैं? वेई यानशिंग ने हरे रंग की पृष्ठभूमि और सुनहरे अक्षरों वाला एक निमंत्रण कार्ड निकाला और उसे लुओ चेन को सौंप दिया। एक कार्ड से एक परिचारक लाया जा सकता है। हालांकि यदि पूर्व नियमों के अनुसार होता, तो एक फियस बीस्ट 6 सितारा सुगंधित खरगोश भी नीलामी में प्रवेश कर सकता था। अब जब नियम बढ़ा दिए गए हैं, तो ये प्रवेश नहीं कर सकता, जो थोड़ा निराशाजनक है। हालांकि वो रहस्यमय आध्यात्मिक घास अभी भी नीलामी की वस्तुओं में शामिल है, और इस बार इसकी अच्छी कीमत मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर लिटिल बॉस के पास बेचने के लिए कोई और रहस्यमय आध्यात्मिक घास है, तो आपको यह मौका नहीं चूकना चाहिए। लियुयुन शहर के बीस्ट मास्टर्स वास्तव में धनी और शक्तिशाली हैं। वेई यानशिंग के अंतिम शब्द सुनने के बाद लुओ चेन को समझ में आ गया कि किंग्यून की इस दुर्लभ वस्तु की नीलामी को आगे क्यों बढ़ाया गया और इसका पैमाना अभूतपूर्व रूप से बड़ा क्यों था। ये सब लियुयुन शहर के पशु स्वामी के लिए था।
ये सब कहने के बाद वेई यानशिंग ने जल्दबाजी में लुओ चेन को विदाई दी और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत व्यस्त है। निमंत्रण पत्र को एक तरफ रखकर लुओ चेन और लुओ यांग तुरंत घर वापस चले गए। क्लियर हॉट फ्लावर को पीसकर उसका रस निकाल लें, उसमें मिस्टिक स्पिरिट ग्रास की 2 पत्तियां मिलाएं, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें, फिर इसे एक क्रूसिबल में डालें और पानी के साथ तब तक गर्म करें जब तक कि तरल नीला न हो जाए। फिर आंच बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। सुगंधित खरगोश का विकास औषधि तैयार है। लुओ चेन ने औषधि बनाने की विधि बताई, फिर पात्र में रखे नीले तरल को देखकर संतुष्टि से सिर हिलाया। उसने निर्देशों का पूरी तरह पालन किया था। ऐसा लगता था कि उसे खाना बनाने का हुनर था। इस औषधि का रंग कितना सुंदर था। लुओ चेन ने एक छोटे कटोरे में औषधि डालते हुए दूसरी मंजिल पर लाए गए सुगंधित खरगोश को देखकर मुस्कुराया। ये लुओ यांग का था। आओ बड़े खरगोश, तुम्हारी दवा लेने का समय हो गया है। इस औषधि के कटोरे का रंग वाकई चटक था, लेकिन इसमें एक मीठी और मनमोहक सुगंध थी। अगर लुचेन को ये पता न होता कि इसे पीने से मनुष्य पर क्या असर पड़ेगा, तो वह इस दुनिया में अपनी पहली औषधि का स्वाद चखना चाहता। औषधि से भरा छोटा कटोरा सुगंधित खरगोश के सामने रख दिया गया। सुगंध सूंघकर सुगंधित खरगोश चुपचाप कटोरे के पास पहुंचा। पहले तो उसने संकोचपूर्वक छोटे कटोरे के चारों ओर सूंघा, उसके बड़े, क्रिस्टल से ढके कान खड़े हो गए, जो ये दर्शाता था कि वह सतर्कता की स्थिति में था। अंततः वह अपने शरीर की उस सहज लालसा का विरोध नहीं कर सका, जिसमें उस औषधि से भरा कटोरा शामिल था। सुगंधित खरगोश ने अपनी गुलाबी जीभ बाहर निकाली और चुपचाप छोटे कटोरे में रखी औषधि को चाट लिया। सुगंधित खरगोश ने बहुत जल्दी खा लिया। औषधि की पहले से ही थोड़ी मात्रा पल भर में चाटकर साफ हो गई। लुओ चेन ने सुगंधित खरगोश को उत्सुकता भरी निगाहों से देखा। ये पहली बार था जब वह किसी स्पिरिट एफिनिटी के विकास को देख रहा था, इसलिए उसे ध्यान से अवलोकन करना पड़ा। लुओ चेन की निगाहों के सामने सुगंधित खरगोश ने स्वाद के बाद अपना मुंह चाटा, फिर अपनी आंखें घुमाईं और जमीन पर अकड़कर लेट गया। लुओ चेन ने देर से अपनी आंखें झपकाईं। यह विकास का सामान्य संकेत नहीं होना चाहिए, है ना? धिक्कार है। क्या उसने जो औषधि बनाई थी, वह जहरीली हो सकती है? क्या उसी ने सुगंधित खरगोश को जहर देकर मार डाला था? उसने जल्दी से अपने हाथ से सुगंधित खरगोश की गर्दन की जांच की और जब उसे नब्ज महसूस हुई तो उसने चैन की सांस ली। तभी लुओ चेन के हाथ में मौजूद सुगंधित खरगोश के कान से अचानक एक कोमल प्रकाश निकला, जो फिर पानी की तरह उसके पूरे शरीर में फैल गया। विकास प्रक्रिया में बाधा पड़ने के डर से लुओ चेन ने जल्दबाजी में अपनी उंगलियां पीछे खींच लीं। और भी बदलाव दिखने लगे। सुगंधित खरगोश का शरीर आकार में 2 गुना हो गया और उसके कानों पर मौजूद क्रिस्टल जैसी वस्तुएं उसके चारों टखनों पर भी बढ़ने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो इसने जीवन के क्रिस्टल से बने छोटे छोटे जूते पहन लिए हों। इसके अलावा मूल सुगंध की तुलना में इसकी खुशबू अधिक कोमल थी और इसे सूंघने से मन को पुनर्तः ताजगी का एहसास होता था। इस बिंदु पर संपूर्ण रूपांतरण प्रक्रिया अंततः पूर्ण हो गई। लू चेन ने उत्सुकतापूर्वक अपनी सत्य दृष्टि का प्रयोग किया। जाति सुगंधित आत्मा संबंध खरगोश राजा पद दौड़। रैंक स्पिरिट रैंक 1 स्टार। प्रकार जीवन प्रकार। अवस्था तृप्त चकित। योग्यता उत्कृष्ट। कौशल 1 सौम्य सुगंध गहन स्तर सुगंधित आत्मा से जुड़ाव रखने वाला खरगोश स्वतः ही एक सौम्य सुगंध उत्सर्जित करता है जो मन को शांत कर सकती है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से मानसिक आक्रमण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है। 2 आध्यात्मिक संबंध पृथ्वी स्तर सुगंधित आध्यात्मिक संबंध वाला खरगोश 3 पौधों को अपने आध्यात्मिक संबंध के रूप में धारण करता है। पर्याप्त ऊर्जा की खपत होने तक यह आध्यात्मिक संबंध को दोहरा सकता है। इस आध्यात्मिक संबंध में प्रजनन क्षमता नहीं होती और इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। इस आध्यात्मिक संबंध का ऊर्जा स्तर सुगंधित आध्यात्मिक संबंध वाले खरगोश के ऊर्जा स्तर से बहुत भिन्न नहीं होना चाहिए। 3 जीवन क्रिस्टल गहन स्तर सुगंधित आत्मा संबंध वाला खरगोश जीवन क्रिस्टलों को संघनित करने के लिए ऊर्जा का उपभोग करता है। जीवन क्रिस्टलों में प्रचुर मात्रा में जीवन ऊर्जा होती है और इनका सेवन आत्मा संबंध के लिए निरंतर उपचारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। विकसित सुगंधित आत्मा संबंध वाले खरगोश के बारे में जानकारी पढ़ने के बाद लुओ चेन काफी देर तक शांत नहीं हो सका।
क्या वास्तव में इतनी शक्तिशाली आत्मा संबंध उस पालतू आत्मा संबंध वाले सुगंधित खरगोश से विकसित हुई थी? अन्य कौशलों की तो बात ही छोड़िए, सिर्फ स्पिरिट एफिनिटी की बात है। सिर्फ कौशल ही उसे पल भर में एक प्रतिभाशाली प्रतिभा बना सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो रहस्यमय आध्यात्मिक घास एक दुर्लभ पौधा है। अगर सुगंधित आध्यात्मिक संबंध वाला खरगोश इसे आध्यात्मिक संबंध के रूप में चिन्हित कर सके, तो और भी बहुत कुछ। केवल हर महीने एक रहस्यमय आध्यात्मिक घास का उत्पादन करने से, रहस्यमय आध्यात्मिक घास की दुर्लभता को देखते हुए, इसके मालिक को अपार धन प्राप्त हो सकता है। बड़े परिवारों के लिए यह बात और भी सच थी। उनके पास अधिक मूल्यवान सामग्रियां थीं, और सुगंधित आत्मा से जुड़ाव रखने वाले खरगोश के आने से निश्चित रूप से उनके परिवार समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद लुओ चेन को वह सवाल याद आया जो वह सिस्टम से पूछना चाहता था। सिस्टम, इसमें एक अतिरिक्त किंग रैंक क्यों है? इस बार रेस के नाम के बाद रेस शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे ये संकेत मिलता है कि इस स्पिरिट एफिनिटी की नस्ल को सामान्य विकास के लिए पर्याप्त संसाधन दिए जाने पर किंग रैंक तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं आएगी। लुओ चेन, उसने सोचा कि अगर यह सिर्फ स्पिरिट रैंक का जानवर है, तो इसमें अर्थ टियर स्किल नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर यह वयस्क होने के बाद किंग बीस्ट है, तो ठीक है। हालांकि इस बारे में सोचने पर भी उसे लगा कि केवल उन सामग्रियों का सेवन करके इस तरह की आध्यात्मिक क्षमता प्राप्त करना कुछ हद तक अनुचित था। कार्य 2, स्पिरिट एफिनिटी को सफलतापूर्वक विकसित करें। पूर्ण पुरस्कार 150 अंक, एक प्रोफाउंड टियर स्किल क्रिस्टल प्राप्त किया जाना बाकी है। लुओ चेन ने तुरंत इनाम का दावा करने की पुष्टि की, और उसका मूल बैलेंस आखिरकार 150 हो गया। अब वह अकेला शून्य नहीं रहा। जहां तक स्किल क्रिस्टल की बात है, वह लुओ चेन के हाथ में प्रकट हुआ, और जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसकी विस्तृत जानकारी स्वाभाविक रूप से लुओ चेन के दिमाग में आ गई। विंड स्लैश प्रोफाउंड टियर एक विशेष प्रक्षेपवक्र में पवन प्रकार के तत्वों को नियंत्रित करके लक्ष्य पर प्रहार करने के लिए अत्यधिक क्षति पहुंचाने वाला विंड स्लैश बनाया जाता है। सीखने की स्थितियां, पवन प्रकार स्पिरिट रैंक या उससे ऊपर की स्पिरिट एफिनिटी। इसका उपयोग करने का तरीका ये था कि स्पिरिट एफिनिटी इसे सीधे निगल ले, या इसे अपने माथे पर दबाए और स्किल क्रिस्टल के साथ मानसिक संपर्क स्थापित करे, और इसके भीतर मौजूद स्किल की जानकारी स्वाभाविक रूप से उसके दिमाग में प्रवाहित हो जाएगी। हालांकि स्किल क्रिस्टल की मदद से भी ये 100% गारंटी नहीं दे सकता था कि स्पिरिट एफिनिटी वह स्किल सीख लेगी, लेकिन इससे संभावना बढ़ जाती थी। स्किल क्रिस्टल का उपयोग करने का तरीका समझने के बाद लुओ चेन ने इसे सावधानीपूर्वक एक तरफ रख दिया और इसका उपयोग करने के सही समय की प्रतीक्षा करने लगा। लुओ चेन ने सुगंधित आत्मा से संबद्ध खरगोश को अपनी बाहों में उठाया और फिर अपने परिवार के ग्रुप चैट में एक संदेश भेजा। 9 बजे, चेन लुओ एट सभी लोग दूसरी मंजिल पर स्थित प्रजनन कक्ष में आइए। मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ खास है। चेन्यांग की रोशनी, क्या अच्छी बात है। रुको, मैं अभी आता हूँ। सुंदर माँ, ठीक है। 9:20, चेन्यांग की रोशनी एट हैंडसम डैड, डैड, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। 9:22, हैंडसम डैड, मैं अभी अपने शोध में इतना मग्न था कि मैंने अपना टर्मिनल चेक नहीं किया। हैंडसम डैड, मैं अभी आ रहा हूँ। बेटे, बेटे, तुम्हारे पास कौन सी अच्छी चीज है? उसके दिखाई देने से पहले ही उसकी आवाज सुनाई दी। लुओ युहिंग ने प्रजनन कक्ष का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसकी लाल और सूजी हुई आंखों से स्पष्ट था कि उसने लंबे समय से अच्छी तरह आराम नहीं किया था। लुओ चेन ने खरगोश को अपनी बाहों में उठाकर लुओ युहिंग को दिखाया। लो, यही है। लुओ युहिंग ने इस खरगोश जैसे जीव की उपस्थिति का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। स्पिरिट एफिनिटी की खोज की और पाया कि यह उन सभी खरगोश प्रकार की स्पिरिट एफिनिटी से काफी अलग थी जो उसने पहले देखी थी। एक उत्कृष्ट 5 स्टार ब्रीडर होने के नाते लुओ युहिंग ने स्वाभाविक रूप से अपनी जन्मजात सत्य दृष्टि का उपयोग करते हुए इस खरगोश की जांच की। लंबे मौन के बाद लुओ युहिंग ने अचानक चमकती आंखों से लुओ चेन की ओर देखा और कहा, मेरे बड़े बेटे, क्या ये तुम्हारे पिता के लिए तुम्हारा उन्नति का उपहार है? मैंने अभी तक अपने तीसरे जानवर के बारे में पूरी जानकारी नहीं जुटाई है। आह, लुओ चेन एक पल के लिए अवाक रह गया। उसने झट से खरगोश को अपनी बाहों से निकालकर बगल में खड़े लुओ यांग की बाहों में रख दिया और बोला, ये जानवर मेरे भाई का है, उससे पूछ लो।
लुओ यांग के पीछे हटते हुए लुओ चेन ने संकेत दिया कि इस जानवर का उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा सबसे छोटा बेटा। लुओ युहिंग ने उम्मीद भरी निगाहों से लुओ यांग की ओर देखा। उनकी निगाहों के नीचे लुओ यांग को अत्यधिक दबाव महसूस हुआ। उसने मदद के लिए दूसरी तरफ खड़ी सू मुकिंग की ओर देखा। माँ, उसकी आवाज कई बार लड़खड़ा गई। सू मुकिंग ने धीरे से हंसते हुए लुओ युहिंग के पास जाकर उसे प्यार से थपथपाया। आप इतने बूढ़े हो गए हैं और अभी भी बच्चों से लड़ते हैं। खांसी खांसी। ठीक है, ठीक है। ये राक्षस कहाँ से आया? लुओ युहिंग ने अजीब तरह से 2 बार खांसा। क्या आपको वे 2 भयंकर 6 सितारा सुगंधित खरगोश याद हैं? यह उनमें से एक है, विकास के बाद का। लुओ चेन ने उन्हें पहले ही समझा दिया था, इसलिए लुओ यांग अपने पिता को समझा रहा था। स्पष्टीकरण सुनने के बाद लुओ युहिंग की आंखों में अचानक जोश आ गया। शाओ चेन, क्या तुमने इसे विकसित किया है? लुओ चेन को सहमति में सिर हिलाते देख लुओ युहिंग दुकान में उत्साह से इधर उधर घूमने लगी। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे की ब्रीडर बनने की प्रतिभा इतनी अद्भुत होगी। वो स्पिरिट रैंक तक पहुंचने से पहले ही ऐसे जानवर को विकसित कर सकता है। जैसे ही उसे कुछ सूझा, उसने लुओ चेन की ओर गंभीरता से देखा। शाओ चेन, यह विकास प्रक्रिया आकस्मिक नहीं होनी चाहिए, है ना? ओह, मेरा मतलब है, क्या तुम इस अद्वितीय सुगंधित आत्मा संबंध वाले खरगोश को एक निश्चित विधि से विकसित कर सकते हो? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने इस विकास पथ के लिए आवश्यक ज्ञान पहले ही प्राप्त कर लिया है। लुओ चेन का जवाब सुनकर लुओ युहिंग ने चैन की सांस ली। ये सर्वविदित है कि एक ब्रीडर के मूल्यांकन के लिए कई पशु विकास पथों में पूर्ण निपुणता आवश्यक होती है। जाहिर तौर पर इन मार्गों को या तो अपने व्यापक शोध, भौतिक उपभोग और विभिन्न अध्ययनों के माध्यम से स्वयं ही प्राप्त करना पड़ता था, या गुरु शिष्य संबंध के माध्यम से किसी अन्य प्रजनक से विरासत में प्राप्त करना पड़ता था, या अन्य प्रजनकों से उच्च लागत पर खरीदना पड़ता था। चाहे जो भी तरीका अपनाया जाए, इसमें लगने वाले संसाधन और धन की राशि कम नहीं होगी। इसलिए एक ब्रीडर के आकर्षक बाहरी स्वरूप के पीछे वास्तव में कई कठिनाइयां छिपी होती हैं। अब प्रशिक्षु पशुपालक के रूप में लुओ चेन एक अद्वितीय विकास पथ में महारत हासिल करने में सक्षम है। उसने सुगंधित आत्मा से संबद्ध खरगोश जैसा कोई जानवर पहले कभी नहीं देखा है, इसलिए यह पृथ्वी तारे पर इसकी पहली उपस्थिति होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बीस्ट के कौशल का अवलोकन किया। जब तक ये विकास पथ पूरी तरह से नियंत्रण में है, चाहे वह बीस्ट बेचना हो या बीस्ट के माध्यम से दुर्लभ पौधों के संसाधनों का प्रजनन करना हो, इसका मतलब है कि उनके बेटे को धन और संसाधनों की कमी नहीं होगी और वह निश्चित रूप से एक ब्रीडर के मार्ग पर आगे बढ़ सकेगा। तो इस प्रकार के राक्षस के संबंध में भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? लुओ चेन ने लुओ युहिंग की ओर हैरानी भरे भाव से देखा। वह उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। अपने बेटे की साफ सुथरी लेकिन भोली आंखों को देखते हुए लुओ युहिंग ने अपना सिर सहलाते हुए कहा, मेरा मतलब यह है कि क्या तुम पहले इस जानवर के अस्तित्व को छिपाना चाहते हो और फिर चुपचाप इसकी क्षमताओं का उपयोग करके कुछ दुर्लभ पौधों के संसाधनों का प्रजनन करके धन कमाना चाहते हो? या फिर आप इस जानवर को दुकान का मुख्य उत्पाद बनाना चाहते हैं और इसे बेचकर विभिन्न संसाधन अर्जित करना चाहते हैं? लुओ चेन भी इस जानवर की दुर्लभता को जानता था और उसने कुछ झिझक के साथ लुओ युहिंग की ओर देखा। अगर इस जानवर का खुलासा हो जाता है, तो क्या इसका हमारे परिवार पर कोई प्रभाव पड़ेगा? एक बेटे को उसके पिता से बेहतर कोई नहीं जानता। लुओ युहिंग लुओ चेन की चिंताओं को पूरी तरह समझती थी, जो कि खजाना मुसीबत लाता है वाली कहावत से ज्यादा कुछ नहीं थी। कोई चिंता नहीं, जब तक बेची गई मात्रा नियंत्रित रहती है। आपके पिता, जो एक राजा श्रेणी के पशु स्वामी हैं, और चंद्र पशु प्रजनक के रूप में उनकी आगामी स्थिति, दोनों मिलकर आपकी मदद करेंगे। पद का अब भी कुछ प्रभाव है। अपने आत्मविश्वासी पिता को देखकर लुओ चेन ने अपनी चिंताओं को एक तरफ रख दिया और मुस्कुराते हुए सुझाव दिया, क्या हाल ही में लियांग कॉर्पोरेशन ने किंग्युन दुर्लभ वस्तु नीलामी का आयोजन नहीं किया था? क्यों न हम वहां सुगंधित आत्मा संबंध वाले खरगोश का पदार्पण करें? लुओ युहिंग ने लुओ चेन की ओर देखा, जो एक छोटी लोमड़ी की तरह मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में थोड़ी सी बेबसी झलक रही थी। तुम छोटे बदमाश, शायद तुम्हें यह विचार पहले से ही आ गया था, है ना? लुओ चेन की शर्मिंदगी भरी मुस्कान ही उसकी एकमात्र प्रतिक्रिया थी। लुओ यांग ने अपना सिर खुजाया।
अभी अभी उसके पिता और भाई के बीच हुई बातचीत के दौरान ऐसा लग रहा था कि उसका सुगंधित आत्मा संबंध वाला खरगोश उड़ गया था। अरे, ये खरगोश मेरा नहीं है क्या? ये देखकर कि दोनों ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, लुओ यांग केवल कमजोर आवाज में ही बोल सका। लुओ चेन ने अपने 1.85 मीटर लंबे भाई की ओर स्नेह भरी नजरों से देखा, जो अब एक दयनीय छोटे बच्चे जैसा दिख रहा था। अच्छा बच्चा, मैं कुछ दिनों में तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर पोकेमोन विकसित कर दूंगा। अभी बड़े भाई को इसे इस्तेमाल करने दो। लुओ यांग अपनी माँ की ओर मुड़ा, वह चाहता था कि उसकी माँ उसके लिए बोले। किसने सोचा था कि सू मुकिंग सिर्फ उसके कंधे पर हाथ रखकर कहेगी, अपने भाई की बात सुनो। 3:1 से लुओ यांग पूरी तरह से पराजित हो गया, और अंत में वो केवल मासूम और प्यारी सुगंधित आत्मा संबंध खरगोश को अपने महान दानव राजा भाई के हाथों में गिरते हुए देख सकता था। चेन लुओ, दुकान में एक नया जानवर आया है। क्या आप देख सकते हैं कि इसे इसकी यूं दुर्लभ वस्तु नीलामी में सूचीबद्ध किया जा सकता है? वे यानशेंग टूटे पंख, ये किस प्रकार का जानवर है? इसका वर्तमान रैंक क्या है? चेन लुओ, सुगंधित आत्मा से संबद्ध खरगोश, राजा प्रजाति का प्राणी, एक ऐसा प्राणी जो पहले कभी प्रकट नहीं हुआ। वर्तमान में इसकी आत्मा श्रेणी प्रथम सितारा है। वे यानशेंग टूटे पंख, राजा पशु प्रजाति। ठीक है, लेकिन नीलामी घर में इसका पहले से मूल्यांकन करवाना आवश्यक है। चेन लुओ, ठीक है, तो मैं कल नीलामी घर जाऊंगी। वे यानशेंग टूटे पंख, कल सुबह 10 बजे मैं आपसे मिलूंगा। वे यानशेंग से समय की पुष्टि करने के बाद लुओ चेन ने अपना टर्मिनल नीचे रख दिया। कल की तरह आज भी दुकान में ग्राहक कम ही थे। किंगयांग शहर में अभी भी पुनर्निर्माण का काम चल रहा था, इसलिए ये सुनसान दृश्य सामान्य था। हालांकि आज कई बीस्ट मास्टर्स अपने उन जानवरों को लेने आए जिन्हें दुकान पर रखा गया था। अचानक दुकान का कमरा काफी खाली लगने लगा। शाम को दुकान बंद करते समय लुओ चेन के मन में अचानक एक सवाल आया, सिस्टम, अगर उस जानवर को नीलामी घर में बेच दिया जाए, तो क्या उससे होने वाली आय को दुकान की आय के रूप में गिना जाना चाहिए? क्या मेजबान उस सुगंधित आत्मा से जुड़ाव रखने वाले खरगोश का जिक्र कर रहा है? हाँ, नहीं, उस जानवर को दुकान के एक ग्राहक ने किराए पर लिया था, वह दुकान का जानवर नहीं है। फिर लुओ चेन को याद आया कि उसने उस सुगंधित खरगोश को अपने भाई को काम पूरा करने के लिए बेच दिया था। हे भगवान, ये तो सचमुच अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। अगर मैं इस बीस्ट को वापस खरीद लूं तो कैसा रहेगा? लुओ चेन की आंखें चमक उठी, उसे एक अच्छा विचार सूझा। नहीं, ये सिस्टम किसी जानवर को बार बार बेचने से रोकता है। कृपया मेजबान, दुकान का सही ढंग से प्रबंधन करें और हमेशा सट्टेबाजी और शॉर्टकट अपनाने के बारे में न सोचें। लेकिन दोनों बिक्री में बीस्ट की स्थिति पूरी तरह से अलग थी। पहले यह एक छोटा, भयंकर बीस्ट था और अब यह एक स्पिरिट बीस्ट है। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम किसी तरह से ठप हो गया है और कुछ देर बाद ही उसने प्रतिक्रिया दी। इस सिस्टम द्वारा किए गए विश्लेषण के बाद होस्ट पर पहली बिक्री के दौरान शॉर्टकट अपनाने का संदेह हुआ। यदि होस्ट इस बात पर जोर देता है कि ऐसा व्यवहार उचित था, तो सिस्टम पहले कार्य के लिए मिलने वाला इनाम भी वापस ले लेगा। नहीं, 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 पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। अगर इसका कोई मतलब नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। सिस्टम की धमकी के आगे झुककर लुओ चेन ने समझदारी से हार मान ली। उसने मन ही मन 2-3 बार चुपचाप शिकायत की, बेवकूफ एआई, बिल्कुल भी लचीलापन नहीं है। लुओ चेन थोड़ा निराश था। ऐसा लग रहा था कि यह नीलामी, सुगंधित आत्मा संबंध खरगोश, केवल दुकान का नाम रोशन कर पाएगी और आत्मा जानवर को बेचने का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगी। अगले दिन लुओ चेन, लुओ युहिंग के साथ वाणिज्य मंडल भवन गए। पिछली बार वे सामान खरीदने आए थे, लेकिन इस बार उनका स्वागत अतिथि के रूप में किया गया। मेजबान के मार्गदर्शन में लू युहिंग और लू चेन को स्वागत कक्ष में ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। तभी वे यानशिंग और एक तेज दिमाग वाले बुजुर्ग वहां आ गए। मास्टर लुओ, लुओ युहिंग को देखकर बड़े ने आश्चर्य से कहा, क्योंकि वह उसे परिचित लग रहा था। लुओ युहिंग ने भी उस व्यक्ति को पहचान लिया। मास्टर लियू, आपसे यहाँ मिलना कितना बड़ा संयोग है। क्या आपने लियांग कॉर्पोरेशन ज्वाइन कर लिया है? वो नवागंतुक कोई और नहीं बल्कि अधिकारी लियू चेंग्यू थे, जो उस समय लुओ चेन के ब्रीडर मूल्यांकन के मुख्य परीक्षक थे। लुओ युहिंग की बात सुनकर अधिकारी लियू चेंग्यू ने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं शामिल नहीं हुआ हूँ।
पिछले कुछ दिनों से नीलामी के लिए कर्मचारियों की कमी है, इसलिए उन्होंने मुझे अस्थायी सहायक के रूप में बुलाया है। मैंने अभी तक आपको गुप्त लोक से सफलतापूर्वक लौटने पर बधाई नहीं दी है। अरे, इस बारे में बात न करें। शियाओ चेन, ये मास्टर ऑफिशियल लियू चेंगयू हैं। आइए और इनसे मिलिए। लुओ युहिंग ने अपने पीछे खड़े लुओ चेन को उस व्यक्ति से मिलने के लिए बुलाया। मास्टर लियू, पिछली बार मुझे गुप्त क्षेत्र के बारे में जानकारी देने के लिए धन्यवाद, लुओ चेन ने अधिकारी लियू चेंगयू के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा। अधिकारी लियू चेंगयू के चेहरे पर थोड़ी अस्वाभाविकता झलक उठी। अरे, ये तो बस कुछ जानकारी थी। इसके लिए धन्यवाद देने की कोई बात नहीं है। पास खड़े वेई यानशेंग ने उन तीनों की बातचीत खत्म होने का इंतजार किया और फिर झिझकते हुए कहा, तो मास्टर लियू और युवा बॉस एक दूसरे को जानते हैं। इससे काम आसान हो जाता है। हालांकि हम अभी काफी व्यस्त हैं। क्या हम पहले पालतू जानवर का मूल्यांकन कर सकते हैं? ये देखकर लुओ युहिंग ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अपने उस संग्रहण वलय से सुगंधित आत्मा संबंध खरगोश को निकाला, जिसमें जीवित प्राणियों को संग्रहित किया जा सकता था, और उसे स्वागत कक्ष की मेज पर रख दिया। वेई यानशिंग ने मेज पर रखे खरगोश को देखा और उसे इस पालतू जानवर से एक अजीब सी आत्मीयता का एहसास हुआ। इसके अलावा उसके कानों और पंजों पर लगे क्रिस्टल सुगंधित खरगोश से बहुत मिलते जुलते थे। अधिकारी लियू चेंगयू ने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वो बस अपनी सत्य दृष्टि की प्रतिभा का उपयोग करते हुए सुगंधित आत्मा संबंध वाले खरगोश की जानकारी की जांच करने में लगे रहे और साथ ही लगातार कागज पर लिखते रहे। वेई यानशेंग ने बगल में खड़े होकर अपना बिजनेस कार्ड निकाला और लुओ युहिंग को देते हुए कहा, आप मास्टर लुओ युहिंग हैं, है ना? मैं लियांग कॉर्पोरेशन का क्रय प्रबंधक हूँ। भविष्य में यदि आपके पास बेचने के लिए कोई दुर्लभ पालतू जानवर हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लुओ युहिंग ने उदास भाव से वेई यानशेंग का बिजनेस कार्ड लिया। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। मुझे आश्चर्य है कि क्या मास्टर लुओ हमारी लियांग कॉर्पोरेशन के लिए सलाहकार बनने में रुचि रखते हैं। वेई यानशेंग ने बिजनेस कार्ड सौंपने के बाद पूछा। लुओ युहिंग आज अपना ब्रीडर बैज साथ लेकर आया था, और यह स्पष्ट था कि वेई यानशेंग ने उसकी स्टेलर 5 स्टार ब्रीडर स्थिति को देखकर उसे भर्ती करने की कोशिश की थी। हालांकि लू युहिंग के लिए किसी बल द्वारा भर्ती किए जाने की खबरें पहले भी आ चुकी थीं, लेकिन उन्हें ऐसी बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने काफी ठंडे लहजे में कहा, कोई जरूरत नहीं। मैं किसी भी बल के बंधन में नहीं रहना चाहता। लुओ युहिंग के दृढ़ इनकार को देखते हुए वी यानशिंग ने बुद्धिमानी से उसे परेशान नहीं किया और उसे भर्ती करने की कोशिश करना बंद कर दिया। उत्कृष्ट, सचमुच उत्कृष्ट, अधिकारी लियू चेंगयू ने सुगंधित आत्मा से जुड़ाव वाले खरगोश की जानकारी कागज पर लिखने के बाद प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा। लुओ चेन और लुओ युहिंग ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया, और वे यानशिंग जल्दी से अधिकारी लियू चेंगयू के पास गया, उसके हाथ से कागज लेकर उसकी सावधानीपूर्वक जांच करने लगा। मास्टर लुओ, क्या आप सचमुच इस पालतू जानवर को बेच रहे हैं? अधिकारी लियू चेंगयू के स्वर में अविश्वास झलक रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई इस स्तर के पालतू जानवर को बेचने के लिए क्यों तैयार होगा। लू युहिंग का रवैया अधिकारी लियू चेंगयू के प्रति वेई यानशिंग की तुलना में कहीं अधिक सौम्य था। उन्होंने अधिकारी लियू चेंगयू की ओर सहमति में सिर हिलाया। ये तो सरासर बर्बादी थी। अधिकारी लियू चेंगयू ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। उनके मन में एक संभावना आई और उनकी आंखें सिकुड़ गईं। चूंकि वह इसे बेचने को तैयार थे, तो यह निश्चित रूप से कोई आकस्मिक अधिग्रहण नहीं था, इसके पीछे एक संपूर्ण विकास पथ अवश्य रहा होगा। ये बात समझकर अधिकारी लियू चेंगयू ने गहरी सांस ली और ईर्ष्या से कहा, मास्टर लुओ, आपकी ब्रीडर क्षमताओं में एक और कदम आगे बढ़ने पर आपको बधाई। लुओ युहिंग ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, न तो उसने इस बात से इनकार किया और न ही यह बताया कि यह लुओ चेन का विकास का विचार था। उन्होंने इस बारे में पहले से ही चर्चा कर ली थी कि ब्राइट मून ब्रीडर के पद पर पदोन्नत होने वाली लुओ युहिंग को ढाल के रूप में आगे खड़ा किया जाए। दूसरी ओर लुओ चेन को उम्मीद थी कि यह खूबसूरत गलतफहमी कुछ और समय तक बनी रह सकती है। लियांग कॉर्पोरेशन में क्रय प्रबंधक का पद संभालने वाले वेई यानशिंग के पास निश्चित रूप से अच्छी सूझबूझ थी। सुगंधित आत्मा से जुड़ाव वाले खरगोश को देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। यदि इस तरह के पालतू जानवर को दुर्लभ वस्तुओं की नीलामी में शामिल नहीं किया जा सकता है, तो और कुछ भी बेचने की आवश्यकता नहीं होगी। शायद ये पालतू जानवर सचमुच आखिरी आकर्षण का केंद्र बन सकता है।
वेई यानशिंग के मन में अचानक ऐसा विचार आया। हालांकि नीलामी की वस्तुओं का क्रम लियांग कॉरपोरेशन के कई उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा तय किया जाता है और क्रम लगभग निर्धारित है। एक बार इस पालतू जानवर को भेज दिए जाने के बाद ये कहना मुश्किल है कि वे मूल क्रम को बदलने के लिए तैयार होंगे या नहीं। अपने उलझे हुए विचारों को दूर करने के लिए सिर हिलाते हुए वी यानशिंग लुओ युहिंग के पास गए और सावधानीपूर्वक पूछा, मास्टर लुओ, क्या इस उत्पाद की शुरुआती बोली के लिए आपकी कोई विशेष आवश्यकताएं हैं, या क्या इसे हमारे नीलामी घर द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए? इस पालतू जानवर को पालने में लगने वाला समय और सामग्री बहुत कीमती है, इसलिए शुरुआती बोली स्वाभाविक रूप से बहुत कम नहीं हो सकती। चलिए इसे 10 लाख स्पिरिट कॉइन पर तय करते हैं। और मेरी एक और गुजारिश है, नीलामी के दौरान यह जरूर बताया जाना चाहिए कि यह पालतू जानवर चेन्यांग पेट स्टोर से आया है। यह वेई यानशिंग के चेहरे पर दुविधा झलक रही थी। 10 लाख की शुरुआती बोली उन्हें काफी वाजिब लग रही थी, लेकिन आखिरी मांग ने उन्हें मुश्किल स्थिति में डाल दिया। किंग्युन दुर्लभ वस्तु नीलामी में दुर्लभ वस्तुएं प्रदर्शित होने के कारण नीलामी में अन्य दुकानों का विज्ञापन करने की ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी गई थी। एक तरफ तो इससे उत्पाद की बिक्री कीमत में वृद्धि हुई, वहीं दूसरी तरफ किंग्युन दुर्लभ वस्तु नीलामी की प्रतिष्ठा में भी इजाफा हुआ। यह एक पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यवस्था थी। हालांकि लुओ युहिंग द्वारा विज्ञापन के लिए किया गया अनुरोध स्पष्ट रूप से किंग्युन रेयर आइटम ऑक्शन का उपयोग अपने स्वयं के स्टोर पर ट्रैफिक आकर्षित करने के लिए एक माध्यम के रूप में कर रहा था, जो स्पष्ट रूप से नीलामी के हितों के खिलाफ था। मास्टर लुओ, मुझे इस बारे में अपने वरिष्ठों से परामर्श करना होगा। लुओ युहिंग ने सिर हिलाया और वेई यानशिंग को आगे बढ़ने का संकेत दिया। वेई यानशिंग जल्दी में स्वागत कक्ष से बाहर चले गए। लगभग आधे घंटे बाद वेई यानशिंग वापस लौटे, लेकिन इस बार उनका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था, जिससे पता चलता है कि उनके वरिष्ठ अधिकारी के साथ उनकी बातचीत अच्छी रही थी। मास्टर लुओ, हमारा नीलामी घर आपको 2 विकल्प प्रदान करता है। पहला विकल्प यह है कि हमारा नीलामी घर इस पालतू जानवर को 8 मिलियन स्पिरिट कॉइन में खरीदेगा और हम आधे महीने तक पूरे शहर में चेन्यांग पेट स्टोर का विज्ञापन करेंगे। दूसरा विकल्प यह है कि नीलामी में इस पालतू जानवर की उत्पत्ति बताने के आपके अनुरोध का पालन किया जाए, लेकिन अंतिम कमीशन दर बढ़ाकर 7% कर दी जाएगी। आप किसे चुनेंगे? मैं दूसरा विकल्प चुनता हूँ। लू युहिंग ने बिना किसी झिझक के सीधे दूसरा विकल्प चुन लिया। पूरे शहर में विज्ञापन देना आकर्षक लग रहा था, लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं था। चेन्यांग पेट स्टोर भविष्य में उच्च स्तरीय रास्ता अपनाने वाला था। किंग्यांग शहर मूल रूप से एक छोटा शहर था और इसके निवासियों की उपभोग क्षमता सीमित थी। चेन्यांग पेट स्टोर का लक्ष्य अपनी प्रतिष्ठा को एक शहर तक सीमित रखने के बजाय किंग्यांग शहर से बाहर फैलाना था। इस नीलामी के लिए लियांग कॉरपोरेशन निश्चित रूप से मध्य शहर लियुन शहर से कुछ लोगों को आमंत्रित करेगा। यही कारण है कि इस पालतू जानवर को इस नीलामी में बेचा जाएगा। लुओ युहिंग को इतनी दृढ़ता और बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरा विकल्प चुनते देख वेई यानशिंग ने खेदपूर्वक एक अनुबंध निकाला। मास्टर लुओ, यह नीलामी का अनुबंध है। कृपया इसकी समीक्षा करें और यदि कोई समस्या न हो तो आप इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। लुओ युहिंग और लुओ चेन ने ध्यानपूर्वक इसकी समीक्षा करने के बाद जब उन्हें कोई समस्या नहीं मिली, तो उन्होंने तुरंत अपने हस्ताक्षर कर दिए। मुझे इस पालतू जानवर को फिलहाल अपने साथ ले जाना होगा। आप यहाँ इसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। मैं इसे नीलामी शुरू होने वाले दिन वापस ले आऊंगा। लुओ युहिंग का व्यवहार बहुत ही तर्कसंगत था, क्योंकि पालतू जानवर नीलामी की अन्य वस्तुओं से अलग होते हैं। यदि वे सामान्य पालतू जानवर हैं और उनके खान पान के तरीके ज्ञात हैं, तो नीलामी घर उनकी अच्छी देखभाल कर सकता है। हालांकि कुछ दुर्लभ पालतू जानवरों के मामले में नीलामी घर के प्रजनकों के पास उनकी देखभाल करने का अनुभव नहीं होता है, जिससे आसानी से पालतू जानवर की हालत खराब हो सकती है या वह नकारात्मक स्थिति में आ सकता है। इसलिए नीलामी के दिन जीवित पालतू जानवरों को लाना अनुमत है। हालांकि यदि विक्रेता अंतिम समय में अपना मन बदल लेता है और बेचने से मना कर देता है, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। इसलिए नीलामी घर इस पर रोक नहीं लगाता है, बल्कि इसे प्रोत्साहित भी करता है, क्योंकि इससे नीलामी घर के कर्मचारियों की संख्या भी कम हो जाती है। हालांकि वह बहुत व्यस्त थे, फिर भी वी यानशिंग ने अपने काम पर लौटने से पहले लुओ चेन और लुओ युहिंग को व्यक्तिगत रूप से नीचे तक पहुंचाया।
चेनयांग पेटस्टो। लुओ चेन ने लुओ यांग और ची यान की ओर कागज के 3 टुकड़े बढ़ा दिए। ची यान जमीन पर लेटा हुआ था और उलझन में अपने रोएंदार पंजे से अपना सिर खुजला रहा था। उसे लुओ चेन की बात समझ नहीं आ रही थी। ची यान फायर लान, मोल्टेन जायंट लान, आइस फ्लेम लान किंग। लुओ चेन ने प्रत्येक कार्ड को उठाया, उसे देखा और फिर उसकी सामग्री पढ़ी। भाई, क्या ये वो जानवर हैं जिनमें ची यान विकसित हो सकता है? लुओ यांग के स्वर में 3 भाग उत्साह और 7 भाग अनिश्चितता थी। लुओ चेन ने आइस फ्लेम लान किंग कार्ड की ओर इशारा किया। इस विशालकाय जीव में विकसित होने के लिए आवश्यक सामग्रियां पर्याप्त नहीं हैं। हालांकि पिघले हुए विशालकाय शेर के लिए आवश्यक सामग्रियां पहले से ही पूर्ण हैं। यदि आप सहमत हैं, तो हम सीधे विकास का प्रयास कर सकते हैं। अगर आप चियान फायर लान में विकसित होना चाहते हैं, तो आपको फादर के पास जाना चाहिए। उन्हें उस विकास पथ का मुझसे कहीं अधिक अनुभव है। लुओ यांग को ऐसा लगा जैसे उसे कोई बहुत बड़ा झटका लगा हो। उसने अपना सिर थपथपाया और खुद को शांत करने की कोशिश की। भाई, एक पल रुको। मैं इन तीनों राक्षसों के बारे में ऑनलाइन जानकारी ढूंढ लेता हूँ। इतना कहते ही लुओ यांग ने अपना टर्मिनल निकाला और उत्सुकता से सर्च करना शुरू कर दिया। लुओ यांग मुख्य रूप से आइस फ्लेम लायन किंग और मोल्टेन जायंट लायन बीस्ट्स की तलाश कर रहा था, क्योंकि वह चियान से अनुबंध करने के पहले दिन से ही जानता था कि यह अंततः चियान फायर लान में विकसित होगा। इसलिए वह चियान फायर लान के बारे में बुनियादी जानकारी से पहले से ही बहुत अच्छी तरह परिचित था। बीस्ट मास्टर इलस्ट्रेटेड गाइड नामक एक सॉफ्टवेयर में लॉग इन करने पर, जिसमें मूल रूप से सभी ज्ञात बीस्ट्स को शामिल किया गया था, यह अफवाह फैली कि इसके निर्माण में चीनी सरकार का हाथ था। हालांकि बीस्ट के बारे में कुछ सामान्य जानकारी के अलावा अधिकांश सामग्री को अनलॉक करने के लिए भुगतान की आवश्यकता थी। लुओ यांग ने सर्च बार में मोल्टेन जायंट लायन टाइप किया। परिणाम दिखने से पहले सर्च व्हील कई सेकंड तक लगातार घूमता रहा। क्षमा करें, कोई प्रासंगिक जानकारी नहीं मिली। कोई जानकारी नहीं। इससे ये संकेत मिलता है कि इस प्रकार के जानवर के बारे में जानकारी चीनी अधिकारियों द्वारा दर्ज नहीं की गई थी। नई प्रजाति। इन 3 शब्दों ने लुओ यांग की आंखों में चमक ला दी। फिर उसने एक अन्य राक्षस, हिमज्वाला शेर राजा के बारे में जानकारी खोजना शुरू कर दिया। इसी प्रकार टर्मिनल स्क्रीन पर, क्षमा करें, कोई प्रासंगिक जानकारी नहीं मिली, संदेश दिखाई दिया। उन्हें पता चला कि चियान फायर लान के अलावा अन्य 2 जानवर या तो अज्ञात थे या उन्हें कभी आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं किया गया था। लुओ यांग का दिल अब खुशी और चिंता दोनों से भरा हुआ था। वह इस बात से खुश था कि उसने जिस जानवर को विकसित किया है, वह अनोखा होगा और कुछ खास मौकों पर अप्रत्याशित चालें चलने में सक्षम होगा। उसकी चिंता इन दोनों राक्षसों के बारे में जानकारी न होने के कारण थी, जिसका मतलब था कि वह ये निर्धारित नहीं कर सकता था कि वे वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। ये भी संभव था कि विकास के बाद उनका प्रदर्शन चियान फायर लान से भी कमजोर हो। कुछ क्षण के संकोच के बाद लुओ यांग की नजर आइस फ्लेम लान किंग कार्ड पर टिक गई। केवल नाम से ही यह स्पष्ट था कि यह किंग बीस्ट प्रजाति का कार्ड होगा। किंग बीस्ट प्रजातियां ऐसे जीव जो पर्याप्त संसाधनों के साथ बिना किसी बाधा के स्वाभाविक रूप से किंग बीस्ट में विकसित हो सकते हैं। हालांकि चियान फायर लान भी किंग बीस्ट में विकसित हो सकता है, लेकिन ये किंग बीस्ट प्रजाति नहीं है और स्पिरिट बीस्ट 9 स्टॉस पर इसे एक बाधा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस दृष्टिकोण से चियान फायर लान आइस फ्लेम लान किंग से पूरी तरह से हीन था। भले ही इसकी क्षमताएं उतनी प्रभावशाली न हो, फिर भी ये बहुत बुरा नहीं होना चाहिए। लू यांग ने दांत पीसते हुए यह फैसला किया। वह जोखिम उठाने को तैयार था। भाई, चलो आइस फ्लेम लान किंग देखते हैं। युवक की आवाज दृढ़ और संकल्पित थी। अभी कौन कौन सी सामग्री गायब है? लुओ चेन को लुओ यांग के इस फैसले पर ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि अगर वह खुद होता तो शायद वह भी यही फैसला लेता। शायद ये उनके पुराने लुओ परिवार के जुए के जीन का ही कमाल था। आइस जेड पहले ही खरीदा जा चुका है। हमें अभी भी आइस फ्लेम का एक हिस्सा चाहिए। आइस फ्लेम एक प्रकार की ज्वाला के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान्य शब्द है, जो बर्फ के भीतर जलने वाली ज्वालाओं को संदर्भित करता है। आइसी स्पिरिट फ्लेम, फॉलिंग स्नो वाइट फ्लेम, कोल्ड मैरो स्पिरिट फायर, ये सभी आइस फ्लेम के अंतर्गत आते हैं। हालांकि आइस फ्लेम किसी भी प्रकार की हो, ये किंग्यांग शहर के लिए एक दुर्लभ वस्तु थी। यह आइस फ्लेम आसानी से नहीं मिलता।
मोल्टन जायंट लान को विकसित करने का विकल्प क्यों न चुने? मुझे लगता है कि मोल्टन जायंट लान आइस फ्लेम लान किंग से उतना बुरा नहीं होगा। समझना एक बात थी, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते लुओ चेन फिर भी उसे मनाना चाहता था। लुओ यांग मुस्कुराया, भाई, मुझे बस कुछ दिन ढूंढने का समय दीजिए। अगर मुझे वह नहीं मिला, तो मैं पिघले हुए विशालकाय शेर को चुन लूंगा। लुओ चेन ने कंधे उचका दिए। ठीक है, उसके जैसे जिद्दी लोगों को पीछे हटने से पहले किसी मुश्किल का सामना करना ही पड़ेगा। या शायद वे दीवार से टकराने के बाद भी पीछे नहीं हटेंगे और जानबूझकर अपनी मौत की ओर बढ़ेंगे। इस संभावना के बारे में सोचते हुए लुओ चेन धीरे से मुस्कुराया। लुओ यांग ने अचानक हंसने लगे लुओ चेन को संदेह भरी निगाहों से देखा। भाई, तुम किस बात पर हंस रहे हो? खांसी खांसी कुछ नहीं। क्या तुम आइस फ्लेम को ढूंढने नहीं जा रहे हो? जल्दी जाओ। ओह ओह, ठीक है। लुओ यांग ने चियान को वापस अपने कंगन में डाल लिया। आज रात खाने के लिए मेरा इंतजार मत करना। इतना कहकर लुओ यांग दूसरी मंजिल की सीढ़ियों के कोने से ओझल हो गया। उसकी जल्दबाजी भरी चाल से लग रहा था कि वो किंग्यांग शहर की हर दुकान पर जाकर खरीदारी किए बिना चैन से नहीं बैठेगा। कार्य अपडेट किए गए। कार्य एक स्पिरिट रैंक बीस्ट बेचें, 100 अंक और 5 ऊर्जा पत्थर इनाम के रूप में प्राप्त करें। कार्य 2, 3 जानवरों को विकसित करें, 200 अंक और 1 टियर 2 गुप्त क्षेत्र का इनाम मिलेगा। कार्य 3, अच्छी योग्यता वाले 20 जानवरों को बेचें, 50 अंक का इनाम मिलेगा। सिस्टम स्टोर आइटम अपडेट हो जाएंगे। सिस्टम की आवाज अचानक सुनाई दी, जिसने लुओ चेन को सूचित किया कि कार्यों को अपडेट कर दिया गया है। कार्य 1 और कार्य 3 में कोई बदलाव नहीं हुआ, केवल कार्य 2 के लिए आवश्यक जानवरों की संख्या में परिवर्तन हुआ था। एक और गुप्त क्षेत्र का इनाम था, जिसकी लुओ चेन को बहुत लालसा थी। गुप्त क्षेत्रों में न केवल अपने अनूठे जीव जंतु होते थे, बल्कि उनका उपयोग प्रजनन स्थल, प्रयोग केंद्र, गोदाम और अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता था। वे वास्तव में अमूल्य थे। दुर्भाग्यवश उसका वर्तमान रैंक बहुत कम था। वो केवल भयंकर जीवों के विकास पथ देख सकता था, आत्मा जीवों के नहीं। अन्यथा उन कुछ समुद्री जीवों पर अवश्य प्रयास किया जा सकता था। आज भी कारोबार में सुस्ती छाई रही, लेकिन स्टोर में मौजूद कुछ ही बीस्ट मॉडल्स ने काफी सुधार दिखाया था। सबसे महंगा जानवर फ्रॉस्ट वुल्फ जब आया था तब वो भयंकर जानवर 4 सितारा था, और अब वह भयंकर जानवर 6 सितारा बन चुका था। इसलिए तो लोग कहते थे कि चेन्यांग पालतू पशु की दुकान जानवरों को पालने में माहिर है। दोनों सुगंधित खरगोश भयंकर जानवर 3 सितारा श्रेणी के थे। लाइटनिंग रैट भी फियर्स बीस्ट 5 स्टार्स की श्रेणी में आ चुका था। लुओ चेन को लगा कि अगर लाइटनिंग रैट जल्दी नहीं बिका तो वह इसे अपने पास ही रख लेगा। हालांकि वह एक फियर्स बीस्ट 5 स्टार लाइटनिंग रैट को सस्ते में बेचना नहीं चाहता था। वह इसे कुछ और समय तक पालेगा और जब इसका रैंक काफी ऊंचा हो जाएगा तो इसे सीधे विकसित कर देगा। ये सिस्टम के बीस्ट एवोल्यूशन टास्क को पूरा करने के लिए एकदम सही होगा। अगले 2 दिनों में केवल कुछ ही ग्राहक अपने बीस्ट्स पर सवार होने के लिए आए। किंग्यांग शहर में समुद्री राक्षसों के हमले के अवशेषों को साफ करने का काम भी लगभग समाप्त हो रहा था, और पूर्वी तरफ की नई शहर की दीवार का निर्माण पूरा हो चुका था। सुरक्षा और संरक्षण का प्रतीक मानी जाने वाली सुरक्षात्मक वायु झिल्ली ने एक बार फिर किंग्यांग शहर के निवासियों को घेर लिया, जिससे उन्हें सुरक्षा की एक मजबूत भावना मिली। शायद इसका कारण ये था कि हाल ही में किंग्यांग शहर में बहुत सारे राजा रैंक के पशु स्वामी आते जाते रहे थे, इसलिए किंग्यांग शहर के पास के गुप्त क्षेत्रों में रहने वाले राजा रैंक के पशुओं ने, या पृथ्वी तारे पर बसे हुए पशुओं ने, सुरक्षात्मक वायु झिल्ली के गायब होने का फायदा उठाकर शहर पर हमला नहीं किया। कुल मिलाकर युद्ध के बाद की पुनर्निर्माण प्रक्रिया बहुत सुचारू रूप से चली। 25 जून आज किंग्यांग शहर में एक भव्य आयोजन माने जाने वाली किंग्युन दुर्लभ वस्तु नीलामी का आयोजन किया गया। ये स्थान अभी भी वाणिज्य मंडल भवन ही था। आज किंग्युन पवेलियन बंद था और सभी कर्मचारियों को किंग्युन दुर्लभ वस्तु नीलामी में सेवा देने के लिए कहा गया था। इस बार टेलीपोर्टेशन सिस्टम के माध्यम से न केवल अन्य निचले शहरों के वीआईपी आए, बल्कि लियुयुन शहर जैसे मध्यम आकार के शहर से भी कुछ विशिष्ट अतिथि आए। इसे किंग्युन की दुर्लभ वस्तुओं की अब तक की सबसे भव्य नीलामी कहा जा सकता है। किंग्यांग शहर में कभी कभार ही दिखाई देने वाले विभिन्न दुर्लभ जानवरों को स्पिरिट रैंक या किंग रैंक के योद्धाओं द्वारा सवार होकर लाया गया।
बीस्ट मास्टर्स किंगयुन दुर्लभ वस्तु नीलामी की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए लियांग कॉरपोरेशन ने आज नीलाम की गई वस्तुओं का किंगयांग शहर भर में लगी बड़ी स्क्रीनों पर लाइव स्ट्रीम भी किया। इसके अलावा इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम के माध्यम से किया गया। ये स्पष्ट था कि यदि यह नीलामी सफल रही तो किंगयुन दुर्लभ वस्तु नीलामी एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। किंग रैंक बीस्ट मास्टर्स, जो कभी किंगयांग शहर में दुर्लभ रूप से दिखाई देते थे और शीर्ष स्तरीय युद्ध शक्ति माने जाते थे, आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिल्डिंग में देखे गए, जहां कम से कम 20 से 30 लोग मौजूद थे। लुओ चेन का 4 सदस्यीय परिवार सु मुकिंग की शानदार गाड़ी हाओयू फिंच पर सवार होकर पहुंचा। सौभाग्य से हाओयू फिंच ने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया था, इसलिए आज उनके 4 सदस्यीय परिवार को सड़क पर यातायात की चिंता नहीं करनी पड़ी। हालांकि हवाई यातायात वाकई काफी भीड़-भाड़ वाला था। जैसे जैसे वे वाणिज्य मंडल भवन के करीब पहुंचते गए, लोगों की संख्या बढ़ती गई। रास्ते में दिखाई देने वाले विभिन्न जीव जंतुओं ने लुओ चेन की आंखों को लगभग चकाचौंध कर दिया। जब भी वह किसी विचित्र आकार के जीव को देखता, तो वो कुछ देर तक उसकी जानकारी को देखता रहता, और अब तक उसे थोड़ा चक्कर और सिर हल्का महसूस होने लगा था। इसलिए लुओ चेन के पास अपनी आंखें बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी उस अनचाही जिज्ञासा को दबाने का फैसला किया। लुओ चेन आधे घंटे तक आंखें बंद करके आराम करता रहा, तभी उसे सु मुकिंग की कोमल आवाज सुनाई दी, हम पहुंच गए हैं। लुओ चेन ने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि वे अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिल्डिंग के सामने वाले चौक में थे, जहां आसपास विभिन्न प्रकार के जानवर सवारी के रूप में खड़े थे। हालांकि बाहरी तौर पर देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि केवल किंगयुन दुर्लभ वस्तु नीलामी के निमंत्रण पत्र वाले ग्राहक ही इस प्लाजा में अपनी गाड़ी पार्क कर सकते थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिल्डिंग में प्रवेश करने के लिए लगी लाइन को भी 2 भागों में बांटा गया था, एक उन ग्राहकों के लिए जिनके पास निजी बॉक्स थे, और दूसरा मुख्य हॉल में मौजूद ग्राहकों के लिए। लुओ चेन का निमंत्रण पत्र साधारण हॉल में एक सीट के लिए था, लेकिन सुगंधित आत्मा संबंध खरगोश की नीलामी यहीं करने का निर्णय लेने के बाद वेई यानशिंग ने लुओ युहिंग को एक निजी बॉक्स के लिए निमंत्रण पत्र दिया, जिसमें 5 लोग बैठ सकते थे। इसलिए लुओ चेन ने स्वाभाविक रूप से लुओ युहिंग के नक्शे कदम पर चलते हुए वीआईपी चैनल के माध्यम से नीलामी घर में प्रवेश किया। एक महिला के नेतृत्व में लुओ चेन का परिवार चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर पहुंचा, जो केवल नीलामी के दौरान ही खुलती थी। प्राइवेट बॉक्स में प्रवेश करते ही अंदर का हिस्सा सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था, और सभी सुविधाएं कीमती वस्तुओं की तरह लग रही थीं। बॉक्स का एक तरफ विशेष सामग्री से बना था, जिससे बाहर और नीचे के हॉल का अबाधित दृश्य दिखाई देता था, लेकिन बाहर के लोग अंदर स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे, जिससे विशिष्ट अतिथियों की निजता पूरी तरह से सुरक्षित रहती थी। इसके अलावा 10 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में इसमें नाश्ते के लिए एक मेज के साथ 5 लोग आराम से बैठ सकते थे, और बिल्कुल भी भीड़भाड़ महसूस नहीं होती थी। जैसे जैसे समय 10 बजे के करीब आता गया, हॉल में सीटें धीरे धीरे भरती गईं और अंत में पूरी तरह से खचाखच भर गईं। लुओ चेन ने मन ही मन अनुमान लगाया कि अकेले हॉल में ही लगभग 3000 लोग समा सकते थे। ये याद रखना महत्वपूर्ण था कि हॉल में मौजूद लोग भी किंगयांग शहर के सबसे धनी लोगों में से थे। प्राइवेट बॉक्स में मौजूद विशिष्ट अतिथियों को मिलाकर आज की नीलामी में लगभग 5000 ग्राहकों के आने का अनुमान था। इसे एक दुर्लभ भव्य आयोजन माना जा सकता है। डिंग डिंग, निजी कमरे की घंटी बजी, और जब दरवाजा खुला तो वेई यानशिंग प्रवेश द्वार पर दिखाई दिए। लुओ युहिंग को देखकर वह मुस्कुराया और बोला, नीलामी शुरू होने वाली है। उस जानवर को अब मंच के पीछे ले जाया जा सकता है। इस बारे में पहले ही चर्चा हो चुकी थी, इसलिए लू युहिंग को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी और उसने सुगंधित आत्मा संबंध वाले खरगोश को वेई यानशिंग को सौंप दिया। वेई यानशिंग के जाने के कुछ ही समय बाद पूरे आयोजन स्थल में एक जोरदार डोंग की आवाज गूंजी, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया, इससे पहले कि कोई व्यक्ति सबसे आगे स्थित ऊंचे मंच पर आ गया। किंगयुन दुर्लभ वस्तु नीलामी में आपका स्वागत है, सम्मानित अतिथिगण। मैं आज का नीलामी करता लियांग जिंगसी हूँ। एक लंबी, बुद्धिमान और शास्त्रीय सौंदर्य से भरपूर महिला मंच पर खड़ी थी, मानो किसी पेंटिंग से बाहर निकली हो। उसके होठों पर एक सुंदर मुस्कान थी और वह नीचे बैठे मेहमानों को देख रही थी। आज हमारे पास नीलामी के लिए कुल 132 वस्तुएं हैं, जिनमें से सभी दुर्लभ और उत्कृष्ट मानी जा सकती हैं। यदि आपकी रुचि है, तो आपको यह अवसर बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए।
लुओ चेन परिवार के निजी कमरे में लुओ युहिंग ने मंच पर नीलामीकर्ता को स्पष्ट रूप से देखने के बाद कुछ आश्चर्य के साथ बात की। लियांग परिवार इस नीलामी को बहुत महत्व देता है। यहाँ तक कि लियांग परिवार की सबसे बड़ी वैध बेटी भी नीलामीकर्ता के रूप में सामने आई है। सू मुकिंग ने उदासीनता से कहा, ये बिल्कुल सामान्य है। लियांग परिवार संभवतः इस नीलामी का उपयोग लियोयुन शहर लौटने के लिए कर रहा है। लुओ युहिंग ने भौहें चढ़ाते हुए अपने होंठ मटकाए और कहा, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन लियोयुन शहर के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना फिर भी संभव होना चाहिए। शायद, सू मुकिंग ने अनिश्चित स्वर में कहा। संक्षिप्त उद्घाटन भाषण के बाद नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। नीलामी के लिए हमारी पहली वस्तु 16 पत्तियों वाली एक रहस्यमय आध्यात्मिक घास है। जैसा कि सभी जानते हैं, रहस्यमय आध्यात्मिक घास में जितनी अधिक शाखाएं और पत्तियां होती हैं, वो प्रतिदिन उतनी ही अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। वर्तमान में बाजार में बिकने वाली रहस्यमय आध्यात्मिक घास दुर्लभ है, और बिकने पर भी अधिकांश में केवल 4 से 10 शाखाएं और पत्तियां होती हैं। इस विशेष रहस्यमय आध्यात्मिक घास को सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ माना जाना चाहिए। जैसे ही लियांग जिंगसी ने इसका परिचय दिया, उसके सामने डिस्प्ले स्टैंड पर लगा पर्दा पहले ही उठ चुका था, जिससे कांच के डिस्प्ले केस में रखी एक हरी भरी जीवंत रहस्यमय आध्यात्मिक घास दिखाई दी। उसी समय पूरे देखने के क्षेत्र के पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर एक साथ रहस्यमय आध्यात्मिक घास को 360 डिग्री के पूर्ण दृश्य में प्रदर्शित किया गया, और यहाँ तक कि निजी कमरे के अंदर मेज पर एक त्रिआयामी प्रक्षेपण भी दिखाई दिया। लुओ युहिंग ने अपनी उंगली बढ़ाई और उसे त्रिआयामी प्रक्षेपण पर सरकाया, और 3D मॉडल उसकी उंगली के साथ बड़ा, छोटा या कोण बदल गया, जो बेहद सुविधाजनक था। यह नजारा देखकर लुओ चेन की आंखें फटी रह गईं। उसने पहले सोचा था कि इस दुनिया का तकनीकी स्तर उसके पिछले जीवन के लगभग बराबर ही होगा, लेकिन किसे पता था कि यह इस हद तक विकसित हो चुका है। फैंटेसी से विज्ञान कथा की ओर यह अचानक बदलाव क्यों हुआ? लियांग जिंगसी ने मेहमानों को इस रहस्यमय आध्यात्मिक घास की जानकारी देखने के लिए समय दिया, फिर आगे कहा, इस रहस्यमय आध्यात्मिक घास की शुरुआती बोली 100,000 आध्यात्मिक सिक्कों से शुरू होती है, और प्रत्येक बोली 1000 आध्यात्मिक सिक्कों से कम नहीं होनी चाहिए। बोली अभी शुरू होती है। किंगयुन नीलामी में बोली लगाने के लिए जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। बोली लगाने वाले को केवल अपने सामने मेज पर रखे टैबलेट पर अपनी बोली की कीमत दर्ज करनी होती थी, और सबसे अधिक बोली लगाने वाले का नाम लियांग जिंगसी के पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित होता था। बड़ी स्क्रीन पर संख्याएं तेजी से बदल रही थीं, और कुछ मिनटों के बाद उनकी गति थोड़ी धीमी हो गई। वर्तमान में सबसे ऊंची बोली 450,000 स्पिरिट कॉइन की है, जो ग्राहक संख्या 132 द्वारा लगाई गई है। क्या इससे भी ऊंची कोई बोली है? हालांकि ये संख्या केवल एक क्षण के लिए रुकी, और लियांग जिंगसी के वाक्य पूरा होने से पहले ही संख्या में उछाल आ गया। 470,000 स्पिरिट कॉइन, 480,000 स्पिरिट कॉइन, 483,000 स्पिरिट कॉइन। डॉट 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 बढ़ती कीमतों को देखकर हॉल में मौजूद ग्राहक केवल प्रशंसा भरी आहें भर सके और चुपचाप अपनी गोलियां नीचे रख दी। ऐसा नहीं था कि उनके पास बोली लगाने के लिए पैसे की कमी थी। अगर कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उन्हें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि क्या ये सब करना उचित है या नहीं। उनके लिए दीर्घकालिक रूप से प्रभावी रहस्यमय आध्यात्मिक घास खरीदना उतना अच्छा नहीं था जितना कि बाद में प्रकट होने वाले उच्च स्तरीय जीवों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने पैसे बचाना, जो उनकी ताकत को तेजी से बढ़ा सकते थे। निजी कमरा संख्या 25 में ठहरे अतिथि द्वारा 600,000 स्पिरिट कॉइन की बोली लगाई गई। एक बार कीमत एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाने के बाद निजी कमरों में मौजूद ग्राहक भी बोली लगाने लगे, और इस समय नीलामी स्थल का माहौल धीरे धीरे अधिक जीवंत हो गया। हॉल में मौजूद मेहमानों को देखते हुए लियांग जिंगसी मुस्कुराए और बोली, 600,000 स्पिरिट कॉइन। एक बार में बड़ी स्क्रीन पर संख्याएं फिर से बदल गईं। 620,000 स्पिरिट कॉइन, निजी कमरा संख्या 17। इस बार रहस्यमय आध्यात्मिक घास की कीमत अपने चरम पर पहुंच गई, और ग्राहकों द्वारा आगे कोई बोली नहीं लगाई गई। तो ये रहस्यमय आध्यात्मिक घास निजी कमरा संख्या 17 में ठहरे अतिथि की है। निजी कमरे में लुओ चेन ने पलकें झपकाईं। वो रहस्यमय आध्यात्मिक घास वही होनी चाहिए जो उसने वेई यानशेन को बेची थी, है ना?
उसने इसे तब 400,000 स्पिरिट कॉइन में खरीदा था और अब त्वरित पुनर्विक्रय के बाद ये 620,000 स्पिरिट कॉइन में बिक रही है। हालांकि उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं था। नीलामी आयोजित करने में दूसरे पक्ष द्वारा किया गया खर्च काफी अधिक था। यही कहा जा सकता था कि वे उस पैसे के हकदार थे। पहली वस्तु की सफल नीलामी के साथ ही लियांग जिंगसी के गालों पर हल्की सी लाली आ गई, जिससे उनके आकर्षण में कुछ और झलक दिखाई दी। अब हम नीलामी के लिए दूसरी वस्तु की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हुई नीलामी प्रक्रिया के दौरान विभिन्न उत्पाद सामने आए। इनमें से अधिकतर आध्यात्मिक जीव थे और जाहिर है कि यूं दुर्लभ वस्तु नीलामी में दिखने वाले जीव आम या साधारण नहीं होते। इनमें से अधिकांश या तो दुर्लभ थे या उनमें कोई अनोखी आकर्षक विशेषता थी। इनमें से अधिकांश की कीमतें भी काफी ऊंची थीं, लेकिन इन विशालकाय मूर्तियों की उपस्थिति ने हॉल में मौजूद ग्राहकों को उत्साहित कर दिया। हालांकि निजी कमरों में ग्राहकों से मिलने पर उन्हें कुछ हद तक उदासीनता का सामना करना पड़ा और वे बोली लगाने में शायद ही कभी भाग लेते थे। लियांग जिंगसी ने कम संख्या वाले निजी कमरों पर सरसरी नजर डाली। शुरुआत से लेकर अब तक उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया था। ऐसा लग रहा था कि नीलामी की वस्तुएं सचमुच उनका ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रही थीं। हे परिवार का निजी कमरा संख्या 2। अहंकारी युवक ने नीचे नीलाम हो रही वस्तुओं को देखा और तिरस्कार पूर्वक टिप्पणी की, ग्रामीण इलाका तो सचमुच ग्रामीण इलाका ही है, ऐसी घटिया वस्तुएं भी नीलामी में लाई जा सकती हैं। हालांकि यह नीलामीकर्ता काफी कुशल है। नीलामी खत्म होने के बाद मैं लियांग परिवार से पूछूंगा कि क्या वे उसे नीलामी के लिए पेश कर सकते हैं। शायद मैं लियोयुन शहर में एक दुकान खोलने के उनके प्रस्ताव पर विचार कर सकता हूँ। अपनी बात खत्म करते करते उसकी आंखों में एक कामुक चमक दिखाई दी। हे लियांगयू ने अपने सामने बकवास कर रहे हे लियांगशु को अपनी आंखों में छिपी घृणा की झलक के साथ देखा। लियुन शहर के कानून प्रवर्तन दल के कप्तान जल्द ही गुप्त क्षेत्र को ले जाने के लिए आ रहे हैं। बेहतर होगा कि आप लोग इन दिनों अच्छा व्यवहार करें, ताकि कोई बुरा प्रभाव न पड़े। हे लियांगयू की बातें सुनकर हे लियांगशु को कुछ याद आया और उसके चेहरे पर थोड़ा संयम आ गया। मैं उसे जबरदस्ती नहीं ले जा रहा हूँ। यह आपसी सहमति का मामला है, तो ये कानून प्रवर्तन टीम तक कैसे पहुँच सकता है? हे लियांगयू ने तिरछी नजरों से उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, तुम्हें ऐसा ही होना चाहिए। ये व्यक्ति हमेशा अपने एक जंगली रैंक वाले पूर्वज, एक राजा रैंक वाले पिता और एक प्रतिभाशाली बड़े भाई पर निर्भर रहता था ताकि वह हर जगह मुसीबत खड़ी कर सके। हालांकि ये भी अच्छी बात थी कि उनमें कुछ विवेक था और वे गंभीर पृष्ठभूमि वाले लोगों को उकसाते नहीं थे, इसलिए परिवार ज्यादातर उन्हें माफ कर देता था। तुम्हें किंग्यांग शहर के नगर प्रमुख को उकसाना नहीं चाहिए। वह फेंग परिवार का सदस्य है और पिछली घेराबंदी के दौरान तुमने जो कहा था, उससे वह पहले ही नाराज हो चुका है। इस पर ही लियांगशु का चेहरा एकदम उदासीन हो गया। तो क्या हुआ अगर वह फेंग परिवार का सदस्य है? मैं तो हे परिवार का सदस्य हूँ। उसकी बड़ी बहन फेंग मानवो है। उसकी उदासीनता के जवाब में हे लियांगयू ने शांत भाव से कहा। फिर से फेंग मानवो हैं। फेंग मानवो, वही जंगली रैंक का पशु स्वामी जो इस बार समर्थन करने आया है। उन्होंने लियानग्यू ने सिर हिलाया। हे लियांगशु ने कंधे उचकाते हुए कहा, कितनी परेशानी वाली बात है। मैं अब से उससे दूर ही रहूंगी, ठीक है। हालांकि उनके दादा और फेंग मानवो दोनों ही वाइल्ड रैंक बीस्ट मास्टर थे, लेकिन उनके दादा के पास केवल एक ही वाइल्डनेस्ट या बीस्ट था, जबकि फेंग मानवो के पास 2 थे। इसलिए फेंग मानवों को उन्होंने ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत किया जिसे उकसाना उचित नहीं था। अगला, नीलामी के लिए आइटम नंबर 55, अत्यधिक ठंडी आत्मा की लौ। अगला आइटम 55वां है, अत्यधिक ठंडी आत्मा की ज्वाला। ये सुनकर सुस्त पड़ा हुआ लुओ यांग अचानक उत्साहित हो गया। उसकी आंखें किसी पिल्ले की तरह चमक उठी जैसे उसे खाने की खुशबू आ गई हो। पिछले 2 दिनों में उसने लगभग पूरे किंग्यांग शहर की छानबीन की थी, लेकिन उसे आइस एंड फायर नहीं मिला, इसलिए नीलामी में इसका मिलना अप्रत्याशित था। आज नीलाम की जा रही यह अत्यंत ठंडी आत्मा ज्वाला ऊर्जा के शिखर पर पहुंच चुकी है। यह अग्नि प्रकार के जीवों द्वारा अवशोषित करने के लिए संग्रहणीय वस्तु के रूप में या उपहार के रूप में एक उत्कृष्ट विकल्प है। प्रारंभिक बोली 1,00,000 स्पिरिट कॉइन। जैसे ही आवाज धीमी हुई, बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित कीमत तेजी से बढ़ी और 4,60,000 स्पिरिट कॉइन तक पहुंचने के बाद ये धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस वस्तु की दुर्लभता रहस्यमय आध्यात्मिक घास के समान थी,
लेकिन रहस्यमय आध्यात्मिक घास एक सामान्य प्रयोजन वाली सहायक सामग्री थी, जबकि यह अत्यधिक ठंडी आध्यात्मिक ज्वाला एक बार उपयोग होने वाली वस्तु थी। इसलिए इसका मूल्य उस रहस्यमय आध्यात्मिक घास की तुलना में थोड़ा कम था, जिसका उपयोग दीर्घकालिक रूप से किया जा सकता था। इसी क्षण लुओ यांग की कोमल फुसफुसाहट से प्रेरित होकर सू मुकिंग ने भी बोली लगाने में भाग लेना शुरू कर दिया। प्रत्येक वृद्धि छोटी थी। स्क्रीन पर उच्चतम कीमत दिखाई देने के बाद हमेशा 2000 स्पिरिट कॉइन जोड़े जाते थे, जिससे कीमत धीरे धीरे बढ़ती जाती थी। 5,23,000 स्पिरिट कॉइन, तीसरी बोली। बिक गया। बॉक्स 50 में बैठे अतिथि को बेहद ठंडी स्पिरिट फ्लेम प्राप्त करने के लिए बधाई। जब लियांग जिंगसी ने बिक गया शब्द कहा, तभी लुओ यांग का तनावग्रस्त मन शांत हुआ और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ ही देर में अत्यंत ठंडी आत्मा ज्वाला उनके निजी कक्ष में पहुंचा दी गई। सू मुकिंग ने आत्मविश्वास से अपना स्वर्ण कार्ड निकाला और परिचारक को भुगतान के लिए उसे स्वाइप करने का निर्देश दिया। अत्यधिक ठंडी आत्मा ज्वाला, जो एक प्रकार की बर्फ इन फायर थी, सचमुच बर्फ के एक टुकड़े में समाहित थी। ये हथेली के आकार की थी और आधे मीटर वर्ग के बर्फ के टुकड़े के माध्यम से इसे धीरे धीरे अंदर स्पंदित होते हुए देखा जा सकता था, मानो कोई ज्वाला बर्फ को ईंधन बनाकर शांत रूप से जल रही हो। लुओ चेन को यह महसूस हो रहा था कि जब से अत्यधिक ठंडी आध्यात्मिक ज्वाला डिब्बे में प्रवेश कर रही थी, तापमान तेजी से गिर रहा था, जो स्पष्ट रूप से बर्फ के उस टुकड़े के बस की बात नहीं थी जिसने उसे घेर रखा था। तापमान में गिरावट की यह अनुभूति तभी गायब हुई जब लुओ यांग ने अत्यधिक ठंडी आत्मा की ज्वाला को वापस अपने भंडारण कंगन में रख दिया। इसके बाद नीलामी में बिकने वाली वस्तुएं उत्तरोत्तर अधिक मूल्यवान होती गईं, जिनमें से कई स्पिरिट रैंक के जानवर थे जिनमें किंग बीस्ट बनने की क्षमता थी, जिससे बड़ी संख्या में उत्सुक ग्राहक आकर्षित हुए। इनमें आइसी स्नो स्पिरिट फैंग, क्रिस्टल बटरफ्लाई, क्लाउड माउंटेन फिंच और अन्य शामिल थे। इनमें से कई जीव जंतुओं ने लुओ चेन की दिलचस्पी भी जगा दी, जिससे वह उन्हें शोध के लिए खरीदना चाहता था। ये जानवर किंगयांग शहर के इलाके में काफी दुर्लभ प्रतीत होते थे, जिससे वे अपेक्षाकृत कीमती बन जाते थे। उसे आश्चर्य हुआ कि लियांग कॉर्पोरेशन ने इन्हें कैसे हासिल किया होगा। लुओ चेन को उच्च श्रेणी के स्पिरिट रैंक बीस्ट्स की सामान्य कीमत का भी अंदाजा हो गया। उदाहरण के लिए, बर्फीला हिम आत्मा दांत, जो बाघ और शेर के मिश्रण जैसा दिखता था, वर्तमान में एक 7 सितारा आत्मा जानवर था। इसकी बनावट भी मानवीय सौंदर्यबोध के अनुरूप थी और अंततः इसे 1,350,000 आत्मा सिक्कों में बेचा गया। क्रिस्टल बटरफ्लाई दिखने में बेहद खूबसूरत और स्वप्निल थी और यह 8 सितारा स्पिरिट बीस्ट थी। हालांकि इसके कौशल मुख्य रूप से समर्थन पर केंद्रित थे, इसलिए इसकी विक्रय कीमत आइसी स्नो स्पिरिट फैंग जितनी अधिक नहीं थी। ये केवल 1,275,000 स्पिरिट कॉइन में बिकती थी। क्लाउड माउंटेन फिंच को अंतिम से तीसरी वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया गया था और यह आज अब तक प्रस्तुत की गई सबसे मूल्यवान वस्तु भी थी। ये वास्तव में एक राजा प्राणी प्रजाति थी। हालांकि इसका वर्तमान दर्जा केवल स्पिरिट बीस्ट 3 स्टार था, लेकिन यदि इस बीस्ट को परिवार के किसी कनिष्ठ सदस्य को सौंप दिया जाए या किसी स्पिरिट रैंक के बीस्ट मास्टर द्वारा अनुबंधित करके सावधानीपूर्वक पाला पोसा जाए, तो यह निश्चित रूप से एक राजा प्राणी का बीस्ट मास्टर तैयार करेगा। इसलिए इसकी बोली की कीमत आसमान छू गई और शुरुआती कुछ बक्सों में मौजूद लोग भी बोली लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। अंततः इसे बॉक्स 3, लियुयुन शहर के किन परिवार ने 3,450,000 स्पिरिट कॉइन में खरीदा। अब हमारे पास 2 आइटम बचे हैं। आज बोली न लगाने वाले सम्मानित अतिथिगण, आप इन अगले 2 आइटमों को बिल्कुल भी न चूकें, ये आपको चौंका देंगे, इसकी गारंटी है। आखिरी से पहले वाला आइटम, जिसे आमतौर पर ग्रैंड फिनाले के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। कृपया बड़ी स्क्रीन पर देखें। लियांग जिंगसी एक तरफ हट गईं, जिससे उनके पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पूरी तरह से दिखाई देने लगी और फिर बड़ी स्क्रीन पर एक टेक्स्ट परिचय प्रकाशित हुआ। जाति, सुगंधित आत्मा से जुड़ाव वाला खरगोश राजा श्रेणी की नस्ल। रैंक, स्पिरिट बीस्ट 1 सितारा। प्रकार, जीवन प्रकार। योग्यता, उत्कृष्ट। कौशल 1, सौम्य सुगंध। रहस्यमय स्तर, सुगंधित आत्मा से जुड़ाव रखने वाला खरगोश स्वतः ही एक सौम्य सुगंध उत्सर्जित करता है जो मन को शांत कर सकती है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से मानसिक आक्रमण कौशल के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है।
2. आध्यात्मिक संबंध पृथ्वी स्तर सुगंधित आध्यात्मिक संबंध वाला खरगोश 3 पौधों को अपने आध्यात्मिक संबंध के रूप में धारण करता है। पर्याप्त ऊर्जा की खपत होने तक यह इन आध्यात्मिक संबंधों की प्रतिकृति बना सकता है। प्रतिकृति किए गए आध्यात्मिक संबंध में प्रजनन क्षमता नहीं होती है और विभाजन द्वारा इसका प्रसार नहीं किया जा सकता है। आध्यात्मिक संबंध का ऊर्जा स्तर सुगंधित आध्यात्मिक संबंध वाले खरगोश के ऊर्जा स्तर से बहुत भिन्न नहीं होना चाहिए। 3. जीवन क्रिस्टल रहस्यमय स्तर सुगंधित आत्मा से संबद्ध खरगोश जीवन क्रिस्टल बनाने के लिए ऊर्जा का उपभोग करता है। जीवन क्रिस्टल में भरपूर जीवन ऊर्जा होती है और इनका सेवन करने से जानवरों को लगातार उपचार मिलता रहता है। जानकारी मूल रूप से वही थी जो आई ऑफ ट्रुथ ने प्रकट की थी, लेकिन उन्होंने बस राज्य वाला कॉलम हटा दिया था। एक और किंग बीस्ट प्रजाति। आज की नीलामी में किंग बीस्ट प्रजातियां गोभी की तरह क्यों बिक रही हैं? ये तो दूसरी ही है। ये तो पिछली वाली से भी निचले पायदान पर है। इसे क्लाउड माउंटेन फिंच के बाद क्यों सूचीबद्ध किया गया है? बिल्कुल सही। क्लाउड माउंटेन फिंच में कम से कम कुछ आक्रमणकारी कौशल तो होते हैं, लेकिन इसमें तो सारे सहायक कौशल हैं, यहाँ तक कि खुद को बचाने की क्षमता भी नहीं है। अरे दोस्त, ये तो उत्कृष्ट श्रेणी का राजा जीव है। ये न सिर्फ तेजी से प्रगति करता है, बल्कि इस प्रकार के कौशल सीखना भी इसके लिए बहुत आसान होगा। अगर इसमें आक्रमण कौशल नहीं है, तो इसे कुछ सिखा दो। इसी तरह की टिप्पणियां लगातार आती रहीं। बॉक्स नंबर 3 में किन झो और किन परिवार के अन्य सदस्य बैठे थे? सुगंधित आत्मा संबंध वाले खरगोश के कौशल विवरण को पढ़ने के बाद किन झो की सांसें तेज हो गईं। उसके बगल में खड़ा एक युवक, जो 15 या 16 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं लग रहा था, किन झो की उत्साहित प्रतिक्रिया को देखकर उत्सुकता से पूछा, दूसरे चाचा, इस जानवर में ऐसी क्या खास बात है? शामू, मुझे आपसे ये पूछने दीजिए, हमारे परिवार में ड्रैगन यांग घास का क्या महत्व है? उस युवक को लगा कि उसका दूसरा चाचा उसकी परीक्षा ले रहा है। एक डंठल की कीमत 20 लाख स्पिरिट कॉइन है और यह अभी भी अनमोल है। किन झो ने सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं। ड्रैगन यांग घास का उत्पादन दुर्लभ है। अगर हमारे पास ये सुगंधित आत्मा से जुड़ा खरगोश होता, तो शायद भविष्य में हमारे परिवार को ड्रैगन यांग घास के उत्पादन की चिंता नहीं करनी पड़ती। युवक ने सुगंधित आत्मा से जुड़ाव रखने वाले खरगोश के कौशल विवरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के लिए पीछे मुड़ा, फिर देर से बुदबुदाया, तो बात यह है। किन झो मंच पर प्रदर्शित सुगंधित आत्मा संबंध वाले खरगोश को उत्सुकता से घूर रहा था और सोच रहा था कि काश वह अभी नीचे जाकर उसे छीन लेता। उसे नहीं पता था कि दूसरे लोग इस जानवर को कितना महत्व देते हैं, लेकिन उसके लिए इस सुगंधित आत्मा से संबद्ध खरगोश का मूल्य उस मत्स्यांगना से भी कहीं अधिक था जिसे इस गुप्त क्षेत्र के अभियान के दौरान प्राप्त किया गया था। ड्रैगन यांग घास उनके परिवार के अद्वितीय जीवों के राजा जीव बनने के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री थी। वे शायद उच्च ड्रैगन रक्त सांद्रता वाले राजा जीवों का विकास भी कर सकते थे, और परिणामस्वरूप उनका परिवार तीव्र विकास के दौर में प्रवेश कर जाता। हॉल में मौजूद कुछ लोगों को शायद अभी तक सुगंधित आत्मा संबंध खरगोश के वास्तविक मूल्य का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन निजी बॉक्स में बैठे सभी लोगों को इसका पता चल चुका था। वे केवल लियांग जिंगसी द्वारा बोली शुरू होने की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। लियांग जिंगसी ने अनुमान लगाया कि सभी ने सुगंधित आत्मा संबंध खरगोश की जानकारी देख ली है, फिर वह शालीनता से मंच की ओर चली गई। ये जानवर किंगयांग शहर के चेनयांग पेट स्टोर से आया है। लियांग जिंगसी ने अचानक ये घोषणा करते हुए अपनी आंखें चारों ओर घुमाईं। हॉल और बॉक्स में बैठे लोगों के इस बात को सुनने के बाद चाहे जो भी अलग अलग विचार आए हों, उसने आगे कहा, सुगंधित आत्मा से जुड़ाव रखने वाला खरगोश, शुरुआती बोली 10 लाख आत्मा सिक्कों की है। प्रत्येक बोली वृद्धि 10,000 आत्मा सिक्कों से कम नहीं होनी चाहिए। बोली अब शुरू होती है। बॉक्स 3 में किन झो लंबे समय से उसके ये शब्द कहने का इंतजार कर रहा था, इसलिए जैसे ही लियांग जिंगसी की आवाज बंद हुई, उसने अपने टैबलेट पर एक नंबर दर्ज कर लिया था। 5 मिलियन स्पिरिट कॉइन, बॉक्स 3। 5 मिलियन स्पिरिट कॉइन, बॉक्स नंबर 3। ये संभवतः नीलामी में कीमतों में सबसे तेज उछाल था, जो बोली शुरू होने के तुरंत बाद आधार मूल्य से 5 गुना अधिक हो गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 8 मिलियन स्पिरिट कॉइन, बॉक्स नंबर 1। कीमत में एक बार फिर काफी उछाल आया, जिससे आयोजन स्थल का माहौल तुरंत ही जोश से भर गया।
क्लाउड माउंटेन फिंच, जो कि एक किंग बीस्ट प्रजाति है, की साधना का स्तर सुगंधित स्पिरिट एफिनिटी रैबिट से थोड़ा अधिक था, फिर भी ये केवल 3,40,000 से 5,00,000 स्पिरिट कॉइन में बिकता था। हालांकि सुगंधित आत्मा से जुड़ाव वाले खरगोश की नीलामी अभी शुरू ही हुई थी, और उच्च संख्या वाले बॉक्स में मौजूद मेहमान पहले से ही इसके लिए जमकर प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। मुख्य हॉल में मौजूद वे लोग भी, जो सुगंधित आत्मा से जुड़ाव रखने वाले खरगोश के वास्तविक महत्व से पूरी तरह अवगत नहीं थे, अब किसी असामान्य चीज की गंध महसूस करने लगे। हालांकि अगर उन्हें अब भी इसका एहसास हो जाए, तो भी यह कीमत अधिकांश लोगों को हतोत्साहित करने के लिए काफी है। 8,200,000 स्पिरिट कॉइन, बॉक्स नंबर 2। ये प्रतियोगिता अब बॉक्स नंबर 1 से 3 तक ही सीमित थी। प्रतियोगिता में भाग लेने की क्षमता रखने वाले अन्य लोगों को पहले ही उन बॉक्सों में रहने वालों की पहचान पता चल चुकी थी, इसलिए उन्होंने बुद्धिमानी से बोली न लगाने का विकल्प चुना। 8,500,000 स्पिरिट कॉइन, बॉक्स नंबर 3। किन झो ने भौहें चढ़ा ली, उसे लगा कि मामला पेचीदा होता जा रहा है। हालांकि वह राजा रैंक का 7 सितारा पशु स्वामी था और अपने परिवार में उसका काफी दबदबा था, लेकिन एक बार में खर्च करने की उसकी सीमा 15 मिलियन स्पिरिट कॉइन तक ही सीमित थी। इसके अलावा उसने पहले ही किंग बीस्ट प्रजाति को खरीद लिया था। क्लाउड माउंटेन फिंच, अब उसके पास केवल 10 मिलियन से कुछ अधिक स्पिरिट कॉइन बचे थे। उसे चिंता थी कि अन्य 2 परिवार भी इस जानवर को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। ये सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और कहा, किन मू, जल्दी से अपने दादाजी से संपर्क करो और उन्हें इस जानवर के बारे में जानकारी भेजो। 9,500,000 स्पिरिट कॉइन, बॉक्स नंबर 9। मूल रूप से लियोयुन शहर के 3 महान परिवारों के बीच एक प्रतियोगिता के रूप में शुरू हुई इस प्रतियोगिता में अचानक एक रहस्यमय बॉक्स नंबर 9 का उदय हुआ। किन झो ने केवल भौहें चढ़ाईं और फिर से अपने टैबलेट में नंबर टाइप करना शुरू कर दिया। 9,501,000 स्पिरिट कॉइन, बॉक्स नंबर 3। इस बार किन झो ने समय निकालने की उम्मीद में थोड़ी थोड़ी मात्रा में बोली लगाने का फैसला किया, ताकि किंग्यांग शहर के बाहर से किन परिवार के जंगली पशु स्वामी किन फुझोंग के आने का समय हो सके। 9,502,000 स्पिरिट कॉइन, बॉक्स नंबर 1। बॉक्स नंबर 1 ने भी अपनी बोली में केवल 10,000 स्पिरिट कॉइन की वृद्धि की। इस संभावना के बारे में सोचते हुए किन झो ने खुद को कोसने से नहीं रोका। धिक्कार है, फैंग परिवार भी मेरे ही जैसी सोच रहा है। 10 मिलियन स्पिरिट कॉइन, बॉक्स नंबर 2। ही लियांग्यू ने अब भी एक परिष्कृत और कुलीन व्यवहार बनाए रखा था, लेकिन वह सोच रहा था कि जब धन की बात आती है, तो उसका हे परिवार वास्तव में अन्य 2 परिवारों से डरता नहीं है। जबकि अन्य 2 परिवार समय खरीदने के लिए कीमत को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, ही लियांग्यू का विचार था कि वह अपने नियंत्रण वाले वित्तीय संसाधनों से अन्य 2 परिवारों को सीधे पछाड़ दे और जानवर को अपने लिए सुरक्षित कर ले। किन झो ने बड़ी स्क्रीन पर आंकड़े देखे और गुस्से में मेज पर हाथ पटक दिया। हे परिवार का वो कमीना लड़का। लियांग जिंगसी ने 2 बार कीमत की पुष्टि करने के बाद, जैसे ही वह तीसरी बार इसकी पुष्टि करने वाली थी, उसने आखिरकार अपने टैबलेट पर पहले से दर्ज की गई संख्याओं को भेज दिया। 10 मिलियन 1,000 स्पिरिट कॉइन, बॉक्स नंबर 3। हे लियांगशु ने हे लियांग्यू के हाथ से टैबलेट छीन लिया और तुरंत एक बड़ी संख्या दर्ज कर ली। 11 मिलियन 1,000 स्पिरिट कॉइन, बॉक्स नंबर 2। अतिरिक्त 10,000 सिक्के एक उकसावे की तरह लग रहे थे। किन झो इतना संवेदनशील कभी नहीं था, उसे लग रहा था कि 1,000 उसके ऊपर किया गया एक उपहास है, जिससे उसका चौकोर चेहरा बार बार काला पड़ रहा था। उनकी वित्तीय शक्ति का मुकाबला करने में असमर्थ होने के कारण वह केवल अपनी नाक बंद करके फिर से बोली लगा सका। 11 मिलियन 2,000, 12 मिलियन 1,000, बॉक्स नंबर 2। बॉक्स नंबर 2 की बोलियां हमेशा तेज होती थीं, मानो किन झो से कह रही हो, क्या बस इतना ही है तुम्हारे पास। धमाका। नीलामी हॉल में एक भयावह माहौल छा गया। मैंने सुना है कि इस नीलामी में अच्छी चीजें हैं। क्या मैं निमंत्रण का अनुरोध कर सकता हूँ? सभी ने आवाज के स्रोत की ओर देखा और पाया कि कुछ समय बाद एक हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी कवचधारी शेर पर सवार होकर हॉल के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ। यह उन 3 लोगों में से एक था जो उस दिन ज्वार बुलाने वाली जलपरी के हमले के दौरान किंग्यांग शहर की सहायता के लिए आए थे। लियांग कॉर्पोरेशन के वर्तमान प्रमुख लियांग कियू, बॉक्स नंबर 9 में बैठकर तीनों बड़े परिवारों की प्रतियोगिता को खुशी खुशी देख रहे थे। लेकिन उस हटे कट्टे आदमी को देखते ही उनके चेहरे का भाव अचानक बदल गया, जो वाकई देखने लायक था।
हालांकि उन्होंने तुरंत खुद को संभाला और बॉक्स से बाहर निकल गए। लॉर्ड किन का आगमन हमारे साधारण से प्रतिष्ठान के लिए वास्तव में सम्मान की बात है। कृपया जल्दी अंदर आइए। किन फुझों के नीचे मौजूद शेर का हर कदम हॉल में मौजूद हर किसी के दिल पर पड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था, और वे अपने दिल की धड़कनें भी जोर जोर से धड़कती हुई सुन सकते थे। ये तो अच्छी बात है। वैसे भी मैं बिना बुलाए ही आ गया हूँ। मैं यहीं रुकूंगा, कृपया नीलामी जारी रखें। कवचधारी शेर मंच के सामने अपेक्षाकृत करीब एक स्थान पर रुक गया, और लियांग क्यू केवल एक बनावटी मुस्कान के साथ उसके बगल में खड़ी रह सकी। लियांग क्यू का संकेत मिलते ही लियांग जिंगसी नीलामी प्रक्रिया जारी रखने ही वाली थी कि तभी एक और अप्रत्याशित आवाज सुनाई दी। चूंकि किन फुझोंग इस नीलामी में बीच में शामिल हो सकता है, कबीले के मुखिया लियांग, आपको हम जैसे दो और लोगों के शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? नीलामी हॉल के प्रवेश द्वार पर दो और आकृतियां दिखाई दी, एक बूढ़ा आदमी और एक युवती। घेराबंदी के दौरान किंग्यांग शहर का समर्थन करने आए 3 लोगों में से वे 2 बचे हुए थे। वाइल्ड रैंक के शक्तिशाली योद्धाओं का सामना करते हुए लियांग क्यू क्या कर सकता था? उसका पहले से ही झुर्रियों वाला चेहरा अब मुस्कुराने से लगभग गुलदाउदी जैसा लाल हो गया था। बेशक, आपका स्वागत है। ये बूढ़े, तुम हर जगह क्यों हो? भले ही उन्हें अनादर पूर्वक बूढ़ा आदमी कहकर पुकारा गया, लेकिन वह व्यक्ति क्रोधित नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया विशाल है, निश्चित रूप से आपको किसी को अपने समान मार्ग पर चलने की अनुमति देनी चाहिए। तस्क किन फुझोंग ने तिरस्कार भरी नजरों से उसकी ओर देखा और फिर बोला, मैं 15 मिलियन स्पिरिट कॉइन की बोली लगाता हूँ। ये बूढ़ा आदमी 18 मिलियन स्पिरिट कॉइन की बोली लगा रहा है, ओल्डी ने शांत भाव से कहा। अरे बाप रे, बूढ़े आदमी, तुमने अपनी सेवानिवृत्ति निधि तो नहीं निकाल ली? किन फुझोंग ने थोड़ी अशिष्टता से शिकायत की। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, यहाँ तक कि मुस्कुरा रहे बूढ़े हे के चेहरे पर भी हल्की सी दरार आ गई। ये तो बस थोड़ी सी रकम है, इस बूढ़े आदमी के सेवानिवृत्ति कोष में से पैसे निकालने के लिए ही काफी नहीं है। किसी कारणवश उन्होंने सेवानिवृत्ति निधि शब्दों पर विशेष रूप से जोर दिया। ओह, ये तो अच्छी बात है। अगर आपने अपनी सेवानिवृत्ति निधि से यह गाड़ी खरीदी होती और आपकी संतानें आपकी आज्ञा का पालन नहीं करती, तो ये बहुत दुखद होता अगर आप बेघर हो जाते। किन फुझों की दिखने में तो दयालु लगने वाली सलाह थी, लेकिन हर शब्द में वह अप्रत्यक्ष रूप से हे परिवार के अनुचित पारिवारिक आचरण की आलोचना कर रही थी। हे सोंग, जो कि ओढ़े थे, अंततः इसे सहन नहीं कर सके और ठंडे स्वर में बोले, किन फुझोंग, अगर आप में क्षमता है, तो बस अपनी दौलत का इस्तेमाल करें। चुगली करने वाली औरत की तरह बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? ठीक है, ठीक है, मैं 20 मिलियन की बोली लगाता हूँ। फैंग मानवू, जो अब तक चुप थी, उन दोनों के बीच चल रही अंदरूनी बातों से बेखबर लग रही थी। उसने बस ठंडे लहजे में कहा, फैंग परिवार की ओर से, मैं 21 मिलियन की बोली लगाती हूँ। ये सुनकर कि फैंग मानवो भी बोली में शामिल हो गई है, किन फुझोंग ने थोड़ी बेबसी दिखाई। छोटी बहन, ये तो बस एक राजा जानवर की प्रजाति है। इतनी ऊंची कीमत लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाई को ये जानवर सचमुच पसंद है। क्यों न तुम इसे अपने भाई को ही दे दो? फैंग मानवो ने किन फुझोंग को देखा, जो एक ड्रामा क्वीन की तरह व्यवहार कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला था। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे भी यह जानवर काफी प्यारा लगता है और मैं अपने पैसों से अपनी किस्मत आजमाना चाहती हूँ। उन दोनों को देखकर, जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, किन फुझोंग ने अंततः कुछ लाचारी दिखाई। परिवार वास्तव में हाल ही में कुछ आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा था, और सीधे 20 मिलियन स्पिरिट कॉइन का उत्पादन करना काफी चुनौतीपूर्ण था। ठीक है, मैं अब आपसे सीधे प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा। मैं बस अपनी तरफ से सबसे ऊंची बोली लगाऊंगा, 15 मिलियन स्पिरिट कॉइन और एक किंग रैंक बीस्ट, एक क्रिम्सन ब्लड ड्रैगन साइप्रस। यदि आप अधिक बोली लगा सकते हैं, तो मैं प्रतियोगिता से हट जाऊंगा। किन फुझों के शब्दों ने बॉक्स 1 से 3 तक के लोगों को स्तब्ध कर दिया, यहाँ तक कि उनके बगल में खड़े 2 लोग भी लगभग अपने भावों को नियंत्रित नहीं कर पाए। किन परिवार में वाकई बहुत हिम्मत है, अपने कुल के एक विशेष जानवर का भी सौदा करने को तैयार हैं। मेरा है परिवार पीछे हटता है। ओल्ड ने फिर से मुस्कुराने का भाव दिखाया, लेकिन उसकी लगातार फड़कती भौहें इस बात का संकेत दे रही थीं कि उसका मूड बिल्कुल भी शांत नहीं था।
फैंग मानवों ने भी अपना सिर हिलाया। किन परिवार के किन फुझोंग के विपरीत, फैंग परिवार में एक से अधिक जंगली पशु स्वामी थे। परिवार के पशुओं या धन पर उसका उतना नियंत्रण नहीं था, इसलिए उसने स्वेच्छा से प्रतियोगिता से नाम वापस ले लिया। हालांकि उसे चुकाई गई कीमत पर अफसोस हुआ, लेकिन दोनों के प्रतियोगिता से हटने की खबर सुनकर किन फुझोंग के चेहरे पर राहत के भाव दिखाई दिए। जब तक वह सुगंधित आत्मा से जुड़ाव रखने वाले खरगोश को प्राप्त कर सकता था, तब तक उसे लगता था कि यह सब कुछ सार्थक था। उसने मंच पर खड़ी नीलामी करता लियांग जिंगसी की ओर देखा। उसकी स्तब्ध अवस्था देखकर वो कुछ नाराज था। युवती, क्या तुमने नहीं सुना कि दोनों ने अपना नाम वापस ले लिया है? जल्दी से परिणाम घोषित करो। याद दिलाए जाने पर होश में आए लियांग जिंगसी ने झट से 3 बार मंच पर प्रहार किया। तो इस सुगंधित आत्मा से जुड़ा खरगोश इस सम्मानित वयस्क द्वारा सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है। तो दोस्तों, लुओ चेन और उसकी बीस्ट शॉप की रोमांचक कहानी का यह सफर यहीं रुकता है। लेकिन रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या लुओ चेन हर जानवर के उस गुप्त इवोल्यूशन मार्ग को खोज पाएगा? क्या उसकी दुकान इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन पाएगी? ये सब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको आज का ये भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर जताएं, और इस बीस्ट टेमिंग की दुनिया का कोई भी हिस्सा मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगला एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको लू चेन का यह सीक्रेट सिस्टम और उसका अंदाज कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।